तो पहले हमने क्या किया, हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किया, मतलब नाउ वी आर हैविंग अ फ्यूल। हमारे पास एक कार थी और उस कार को लेके हम कहाँ गए, पेट्रोल पंप पे गए या फ्यूल स्टेशन गए, वहां हमने अपना फ्यूल भरा लिया। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। अब फ्यूल फिल करने के बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, नाउ वी रिक्वायर द सब्सटेंस जिसके साथ अब हम इस फ्यूल को क्या कर सकें, बर्न कर सकें, और उससे क्या मिल जाए हमें, वो सेलुलर रिस्पिरेशन का पार्ट है जिससे हमें एनर्जी मिल सके, राइट। तो हमने फ्यूल ले लिया था डाइजेशन में, हमने उसको प्रोसेस कर लिया था फ्यूल स्टेशन पे जाके, तो दैट इज ऑल अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेकेंड पार्ट इज कि अब हमें उस फ्यूल को बर्न करने के लिए अगर आपके पास कोई कंपोनेंट आ गया, नाउ यू नीड सम सब्सटेंसेस, क्योंकि मेनली आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इनडायरेक्टली यू नीड द ऑक्सीजन फॉर बर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल जो आपने ले लिया है, ठीक है। तो अब उसको बर्न करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक द ऑक्सीजन, और उसकी जो प्रोसेस है उसको हम लर्न करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इसमें। सो पहला सबसे सिंपल, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। ब्रीदिंग नॉर्मली जैसे रिस्पिरेशन से हम मिसकॉन्सेप्शन हमारा ये होता है कि रिस्पिरेशन का जैसे अगर बोलेंगे तो मोस्टली सेलुलर रिस्पिरेशन एक अलग चीज हो गया। नॉर्मल रिस्पिरेशन से जो प्रोसेस को जिसको आप बोलते हो इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उस प्रोसेस को एक्चुअली क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन जनरलाइज टर्म में लोग क्या भी बोल देते हैं, रिस्पिरेशन भी बोल देते हैं। लेकिन रिस्पिरेशन अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली सेलुलर रिस्पिरेशन, मतलब जब ग्लूकोज सेल के अंदर आता है आप उसको बर्न करते हो, फिर ग्लाइकोलिसिस होती है, पायरुवेट बनता है, दैट इज ऑल द सेलुलर रिस्पिरेशन। नॉर्मली आप कोशिश करें, आप प्रेफर करें, बिकॉज यू आर द टॉप सर्जन्स और द एमडीज ऑफ जो आपका जो पास्ट प्रीवियस लाइफ था, तो आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ब्रीदिंग मोस्टली प्रेफर करेंगे कि हम ब्रीदिंग बोलेंगे, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेंटिलेशन ऑफ गैसेस, राइट। तो हमारे पास क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम ले लेंगे और जो CO2 प्रोड्यूस होगा सेल से उसको क्या करेंगे, उसको क्या रिलीज करेंगे ना भाई। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमें लेके जानी है सेल्स के पास और CO2 को क्या करना है, तो ये एक प्रोसेस है। अच्छा, हर एक उसमें देखो जब एनसीईआरटी स्टार्ट होता है तो बहुत बेसिकली उन्होंने लास्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे हेडिंग्स दे रखे होते हैं। तो उसमें मैं आपको पहले पता है, जैसे मैंने हमेशा से ये बोलता हूँ कि कुछ भी आप करने जाओ ना तो यू शुड टेक, मतलब जैसे होता है कि हम किसी से अगर लड़ाई करने जाते हैं तो हमें पहले अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आप तो पहुँच गए, पता हो सकता है आपका 15 इंचेस का बाइसेप हो, बट लेकिन पता नहीं ना जिससे आप लड़ने जा रहे हो उसके भी 4 भाई हैं पहलवान, कूदने पकड़ के। तो पहले सारी इंफॉर्मेशन ले लो, ठीक है। या हो सकता है कि आपने अपने एनिमी को दूर से ही देखा है, वो पतला दुबला है लेकिन उसके 4 भाई पहलवान है, तो वो तुम्हें पकड़ के कूद देंगे। तो ऐसे ही ये जो चैप्टर है या कोई भी चैप्टर है, जब आप स्टार्ट करें तो यू शुड टेक द ओवरव्यू फर्स्ट, और एनसीईआरटी ने सबसे पहली चीज वही की है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ओवरव्यू दे दिया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम डिस्कस करेंगे क्या, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला कि हम वो चीज डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि किससे, जो आप ये बोल रहे हो कि नहीं हम एक्सचेंज करेंगे गैसेस का, तो कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए होगा ना, मशीनरी, किसके थ्रू एक्सचेंज करेंगे, तो वी रिक्वायर द रिस्पिरेटरी ऑर्गन। तो पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। अब आपने रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ लिए, सेकंड चीज आप क्या करोगे, जैसे सपोज मेरे पास कोई कार है, अब कार में सबसे पहले मैं ये पढ़ूंगा कि यार कार का इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई कार चलेगी कैसे, तो आप बोलोगे भाई इंजन से चलेगी। ऐसे ही हम अगर हम बोलेंगे रिस्पिरेशन कैसे होगा, तो आप बोलोगे कि भाई रिस्पिरेटरी ऑर्गन से होगा। वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होंगे। ह्यूमंस में आपके पास लंग्स है, राइट। सेकंड चीज आपसे पूछा जाएगा कि अगर अच्छा आपकी कार में इंजन है, तो सेकंड चीज हमें क्या करनी चाहिए, लॉजिकली हमें पढ़ना चाहिए कि इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहां क्या काम करेंगे, अपने लंग्स की जो फंक्शनिंग है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे मैकेनिज्म हो रही है, कैसे रिस्पिरेशन हो रहा है, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, जो ये मैकेनिज्म हो रही है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपने जो इंजन लगाया है अपनी कार में, वहां पर भी तो फ्यूल जाता है, कैसे उसका एक्सचेंज होगा, कैसे वो रिलीज कर रहा है और कंपोनेंट, कैसे वो कुछ चीजें ले रहा है, कैसे फ्यूल ले रहा है, फ्यूल इंजेक्टर में कैसे फ्यूल आ रहा है। तो आप जैसे लंग्स में पढ़ोगे वैसे ही आप उसको रिलेट कर सकते हो। तो थर्ड चीज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लिया, उसके बाद आपको पता है कि आपके पास ब्लड है, ब्लड से क्या होगा, जो आपने एक्सचेंज लंग्स में किया है, ऐसा तो है नहीं लंग्स बहुत सेल्फिश है, वो ये बोले कि नहीं भाई मैंने अपना ऑक्सीजन ले लिया, भाई अब तुम बाकी की सेल्स देख लो, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जानता तुम्हें, ठीक है। तो वो वाला सीन नहीं है। जो भी उसने ऑक्सीजन लिया है वो कहता है कि हम लोग क्या है मिल बांट के खाएंगे इसको। तो पूरे सेल्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो क्या होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, राइट। तो हमने क्या क्या पहले देखा, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पहला पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना कि कैसे ये जो ट्रांसपोर्ट, ये जो आपके रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो कैसे फंक्शनिंग कर रहे हैं, दिस इज सेकंड थिंग।
जब भी आप ऐसा करोगे ना, तो आई एम टेलिंग यू कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ पता है। सपोज आपको कहीं ब्लैंक ले जाके खड़ा कर दिया जाए तो एटलीस्ट आपको 6 हेडिंग तो पता हो कि यार अच्छा इस चैप्टर में ये है, ठीक है। और आपको मैं बता रहा हूं कि हर हेडिंग से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद ही रहेंगे, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू गिव द ओवरव्यू ऑफ दैट चैप्टर। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया, सेकंड क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हो गई, राइट। थर्ड हमने बोला कि अच्छा मैकेनिज्म हो गई ब्रीदिंग का, अब हमने उसमें देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा। फिर जब आपने एक बार एक्सचेंज कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद क्या करोगे, क्या करेंगे, गैसियस आपका जो टिश्यू लेवल पे जब आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया तो एक तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां हो रहा था, नाउ यू हैव टू गिव द वॉट एवर द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जहां सेलुलर लेवल पे प्रेजेंट होगा आप वहां डिलीवर करोगे, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज वहां भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कि इसका न्यूरल कंट्रोल कैसे हो रहा है, कैसे आपका ब्रेन के थ्रू आप रिस्पिरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो, एंड फाइनली फिर हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बताओ मुझे, ओवरव्यू तो मिल गया चैप्टर का, ठीक है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फिर सेलुलर एक्सचेंज और फाइनली कंट्रोल, एंड देन लास्ट में क्या, डिजीजेस। सबको याद रहेगा कितने हेडिंग्स हमें पढ़ने हैं? चलो, तो सबसे पहले हमने देखा कि ब्रीदिंग क्या होता है, इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमें ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेना है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, जो रिएक्शन होती है सेल्स के अंदर वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना होगा, क्योंकि अगर ये सेल के अंदर रहेगी तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि फर्स्ट हेडिंग वी विल बी हैविंग द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे पास पहला ऑर्गन होगा, लेकिन बाकी के ऑर्गेनिज्म को हमें नाराज नहीं करना। वैसे तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, बट बाकी के ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई वहाँ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो स्पॉन्जेस हैं, जैसे आप इससे पहले के ऑर्गेनिज्म देखोगे तो यूनिसेलुलर, आपको पता है सरफेस के थ्रू हो जाता है सब कुछ उनका, तो उनको तो कुछ चाहिए नहीं। जैसे कोई अगर बंदा है, कोई अगर गरीब आदमी है, तो वो तो बेचारे कपड़ा भी अपना ही धो रहा है, किचन भी अपना खुद से ही चला रहा है, सारी चीज़ें खुद से कर रहा है। लेकिन मिस्टर अंबानी थोड़े ऐसे करते होंगे, उनका कुक अलग है, ड्राइवर अलग है, राइट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे स्पेशली कोई ना कोई चीज़ हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया है ऐसे लोगों से कि जिनके पास कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम पे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आप किसी ऐसे बेचारे ऐसे इंसान के पास चले जाओ जो बेचारा तपस्या कर रहा है, उसकी तो रिक्वायरमेंट ही बहुत बेसिक है। तो यूनिसेलुलर सेल इज लाइक जो मोक्ष को प्राप्त हो चुकी है, वो कह रही है कि भाई मुझे नहीं चाहिए लग्जरी, ठीक है, मैं अपना मस्त हूँ, जो भी करवाना है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैटवर्म्स हो गए, किसके थ्रू होता है इसमें, सिंपल डिफ्यूजन। नॉर्मली आपसे हो सकता है कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली कभी नहीं आते। अगर आप पूछोगे ये आ जाएगा, नहीं, आइदर इट विल बी कमिंग इन द फॉर्म कि इनकरेक्ट बताइए, करेक्ट बताइए, 4 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, हमेशा स्टेटमेंट के फॉर्म में आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते थे 1980s में, ठीक है, वो दौर अब गुजर चुका है। तो मतलब आपके पिछले जन्म में जब आपने दिया होगा उस टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। तो स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स, दैट इज अ सिंपल डिफ्यूजन, उसके थ्रू इसमें क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है। फिर दूसरा है अर्थवर्म और फ्रॉग, किसके थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म और फ्रॉग के अंदर कैसा होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। फिर आगे इंसेक्ट्स, स्पेशली हमने देखा कॉकरोच पढ़े थे, ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉकरोचेस में रिस्पिरेशन के लिए कौन सी यूनिट यूज कर रहे थे, और क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं। 10 कितने होते हैं, 10 पेयर्स। अब इसमें छोटी छोटी डिटेल भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में देख रहा था PYQ में, उसमें 10 लिखा था, बस 10 था। अगर आपने पेयर नहीं लगाया, अब बहुत लोग मिस कर देंगे, मतलब बिल्कुल डिट्टो NCERT का लाइन उन्होंने उठा के कर दिया, बस पेयर गायब कर दिया। अब आप सोचो कि ये हो सकता है भाई हर किसी से, हाँ। तो वो क्वेश्चन मतलब आपको कई बार तो लगेगा कि इसमें रॉन्ग क्या हो गया भाई, मैंने तो सब कुछ, मुझे तो रॉन्ग ही नहीं लग रहा है इसमें। फिर आपको पता चला कि अच्छा इन्होंने 10 बोला है और ये पेयर में है, ठीक है। तो हमें हर माइनर से माइनर डिटेल जो हमें लगता है कि बहुत ऑब्वियस है लेकिन आ सकती है, ठीक है। तो हमारे पास आ गए इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू रिस्पिरेशन होता है। फिर हमारे पास आ गए एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क, फिश, इनके पास क्या होता है, ब्रैंकियल सिस्टम होता है या गिल्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू रिस्पिरेशन होता है। फिर आपके पास आ गए एम्फीबियंस, रेप्टाइल, मैमल्स, इनमें पल्मोनरी हो सकता है, मतलब लंग्स होगा आपके पास। और जैसे अगर आप देखो एम्फीबियंस में, तो एम्फीबियंस शो क्यूटेनियस रिस्पिरेशन ऑल द टाइम, जो क्यूटेनियस लेयर होती है वहां से भी आपके रिस्पिरेशन मिल जाएगा, स्किन के थ्रू भी रिस्पिरेशन मिल जाएगा। तो एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं, जो इनिशियल मतलब इनवर्टिब्रेट में जो लोअर ग्रुप्स हैं, स्पेशली उसमें क्या आ गए, स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, उसमें कैसे हो रहा है,
सिंपल। उसके बाद आपके पास आ गए अर्थवर्म और फ्रॉग, मॉइस्ट स्किन से हो रहा है, ठीक है। जैसे स्किन का आपको याद रहे, फ्रॉग का तो हमेशा आपको एग्जांपल याद रहता है, सिमिलरली अर्थवर्म का भी आपको याद रखना है। फिर आप देखोगे कि आपके पास इंसेक्ट है, आपने कॉकरोच पढ़ रखा है तो आपको याद रहेगा ट्रैकियल सिस्टम होता है उसमें। उसके बाद आपके पास है एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क एंड फिश, इसमें आपके पास क्या है, ब्रैंकियल सिस्टम और गिल्स है, तो फिश वाला याद रखिए। उसके साथ आप बाकी के याद रख सकते हो कि एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स हो जाएंगे, मॉलस्क आ जाएंगे। उसके बाद एम्फीबियंस रेप्टाइल मैमल्स में पल्मोनरी या लंग्स होते हैं। तो आप मुझे बताइए रेस्पिरेटरी ऑर्गन याद रहेगा सबको? इनिशियल में सिंपल डिफ्यूजन, मॉइस्ट स्किन अर्थवर्म और फ्रॉग के अंदर मिल जाएगा, ब्रैकियल सिस्टम है, ठीक है, और पल्मोनरी और लंग्स है। ऑल दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वी आर हैविंग फॉर दिस चैप्टर। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो आगे आते हैं। चलो ये आ गया हमारा किसका सिस्टम, कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये? जानते हैं इसको, नहीं जानते हैं भाई? ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। हमारा ह्यूमंस के लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। पिंक कलर होता है, लड़कियों का फेवरेट होता है क्या? ऐसा मतलब बोलते हैं, मैं कोई स्टीरियोटिपिक नहीं बोल रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ क्या ऐसा होता है क्या लड़कियों का फेवरेट कलर होता है पिंक? नहीं पता नहीं क्यों बना दिया दुनिया वालों ने। ठीक है, आज से मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक नहीं होता। प्लीज़ ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी लड़का भी पिंक पहन सकता है, ठीक है। सो लंग्स जो हैं आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। सो वी आर हैविंग द एपिग्लॉटिस हियर। अब ये मत पूछना कि सर ये क्या किया आपने, ये मतलब इसकी गर्दन तो है नहीं, ये कहीं से कुछ मतलब काट वाट के ये किसका वो लेके आए। तो उन्होंने भाई एनसीईआरटी ने ऐसे ही डायग्राम दिया है, तो आप ये मत बोलिएगा कि अलकायदा का कहीं ऐसा तो नहीं है सर, ये कहीं कुछ वो वाला वो सिस्टम नहीं है। तो बस केवल नेक से शुरू किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि फेरिंग्स इज द कॉमन एरिया जहां पर फूड और एयर कांटेक्ट में आता है। अगर पूरे सिस्टम में हम देखें कि फूड और एयर कहाँ कांटेक्ट में आएंगे, तो आपका फेरिंग्स वाला पोर्शन जो है उस पोर्शन में, क्योंकि दोनों ही ट्यूब ओपन होती हैं, ठीक है, तो वहाँ आपका फूड एयर के कांटेक्ट में आ सकता है। अदरवाइज आप देखोगे नॉर्मली अलग अलग ही प्रोसेस करते हैं, उसका रूट अलग है, उसका रूट अलग है, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो सबसे पहले एपिग्लॉटिस है, ठीक है। एपिग्लॉटिस का फंक्शन हमें पता है, एपी अबव मींस ग्लॉटिस, ग्लॉटिस मतलब आपकी जो विंड पाइप होगा उसके ऊपर क्या करेगा, उसको कवर करेगा, राइट। तो ये क्या करता है, फूड को एंटर करने से रोकता है। बहुत बेसिक, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद यू आर हैविंग द ट्रैकिया। ट्रैकिया इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद यू आर हैविंग द ब्रोंक्यूल्स, अभी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। एंड देन फाइनली यू आर हैविंग द थॉरेक्स, इसके सराउंडिंग में थॉरेक्स होता है। और जो लंग्स को मेम्ब्रेन कवर करती है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड भी फिल रहता है जो उसको एब्रेशन से बचाता है, ठीक है। अगर कोई इंजरी ना हो जाए, इंटरनली कोई डैमेज ना हो, तो उसके ऊपर भी, लंग्स के ऊपर क्या रहती है, एक मेम्ब्रेन रहती है, दैट इज डबल लेयर्ड। प्लूरल मेम्ब्रेन कैसी होगी, डबल लेयर्ड होगी, राइट। तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले ये जो आपका ट्रैकिया था, ट्रैकिया इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू, राइट। किस में डिवाइड हो रहा है, अगर आप देखो सिक्वेंशियल, अगर आप देखोगे तो आपके पास है ब्रोंकस, मतलब हम ये बात कर रहे हैं ट्रैकिया इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, राइट। तो ब्रोंकस हो गए। ब्रोंकस से आपको क्या बनना है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो केमिस्ट्री में जैसे लिखते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर आपके पास हो गया इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर क्या आ रहा है, एल्विलाई। तो आपका अगर एनसीईआरटी का टेक्स्ट आप देखोगे तो बहुत सिंपल, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है कि बीच में और क्या क्या पार्ट होते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ट्रैकिया से डिवाइड हुआ क्या बना, ब्रोंकस। फिर आपको याद रखना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्या, फिर उसके बाद क्या बनते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, राइट। तो आपके पास ब्रोंकाई हैं, इनिशियली आपके पास क्या है, ब्रोंकाई हैं, और फिर लास्ट पे आपके पास क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहां तक आपका कौन सा जोन होता है, कंडक्टिंग जोन। आप अगर इस पूरे चैनल को देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एयर का पैसेज बता दीजिए, तो आप बोलोगे कि देखो एक्सटर्नल जो नोजरेंस होते हैं उनसे एयर एंटर करता है, फिर नेजल चैम्बर में जाता है, फिर नेजोफेरिंग्स में जाता है, उसके बाद ट्रैकिया के थ्रू जाएगा। ट्रैकिया के थ्रू जाने के बाद अगर हम देखेंगे तो ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद फिर कहाँ जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद क्या आ जाता है, ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, और फाइनली इट विल बी रीचिंग टू द एल्वेलाई। मतलब एल्वेलाई इज द प्लेस जहां क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। बट दिस इज द कंडक्शन पार्ट। इसमें क्या हो रहा है, हम कंडक्शन कर रहे हैं, एयर का क्या कर रहे हैं, कंडक्शन कर रहे हैं। और बाकी फाइनल जो मैकेनिज्म है, जो लेने देने का, भाई वो होता है कि आप जगह सपोज आप कोई एक कंपनी बड़ी रन करते हो और अब आपको कोई डील क्रैक करनी है, तो उसमें जो टाइम है आप स्पेंड कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, डील तो फाइनली आपने एक सपोज 5 स्टार होटल बुक कर दिया, आप बैठे हो, कॉफी ले रहे हो साथ में बैठ के, अब आराम से आप बात कर रहे हो, फिर अपने चेक इधर से उधर दे रहे हो, ठीक है, दैट इज अ एक्सचेंज। लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस है दैट इज अ कंडक्शन, लेकिन उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या क्या पार्ट होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर, क्या क्या पार्ट होते हैं।
सबसे पहले ट्रैकिया से आपके पास है ब्रोंकस, ब्रोंकस से क्या बनता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, व्हाट? ब्रोंकाई। पहले ब्रोंकाई बनेंगे, देन ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। ब्रोंकाई देन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स, और फाइनली हमारे पास क्या है? एल्वेलाई। इसमें कोई भी अभी तक ऐसी चीज नहीं आई है जिससे हमें डरने की जरूरत है या हमें नहीं आता है। आई नो आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, ठीक है। तो चलो आगे चल लेते हैं इसमें। अब इसको देख लो, कौन से वाले, अगर यस कोई डाउट है मुझे? फैन, अच्छा ओके, चलो तो आप ठीक है। तो हमारे पास क्या है? मिड थोरैक्स रीजन में, अगर आप थोरेसिक रीजन देखें तो आपके पास, आप देखते हो ना, रीजन्स है आपकी बॉडी में अलग अलग। अगर हम देखें तो हमारे पास भी सेगमेंटेशन है ना एक तरीके का, कि हमारे पास थोरेसिक रीजन है, एब्डोमिनल रीजन है, सर्विकल रीजन है, बहुत सारे रीजन है आपके पास। तो उसमें से जो T5 है, ठीक है, अगर आप वर्टिब्रल कॉलम में आप देखोगे थोरेसिक 5th वाले पे, मिड थोरेसिक रीजन में, इस पे स्पेशली T5 क्यों मेंशन किया गया है? थोरेसिक 5th वाले वर्टिब्रा के पास मिलेगा, ठीक है। 5th वाले पोर्शन पे आपको मिलेगा वर्टिब्री के, क्या मिलेगा आपका? यहां से स्टार्ट होगा ट्रैकिया का। अगर पोर्शन देखें, ये जो है दिस इज द पोर्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, ये ट्रैकिया हो गया, ठीक है। तो मिड थोरैक्स से आपका क्या होता है? डिवीजन स्टार्ट होता है। अगर आपसे स्पेशली ये पूछ सकते हैं कि आपका ये जो ट्रैकिया है वो कौन से पोर्शन से जाके अभी ब्रोंकस में अगर आपका डिवाइड करेगा तो कहां से करेगा? तो आप बोल सकते हो थोरेसिक रीजन में 5th वाले पोर्शन से करेगा, 5th वर्टिब्री से करेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। प्राइमरी ब्रोंकस अगर आप देखोगे तो ये आपका प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो इसको आप यहाँ से देख लो। ये स्ट्रक्चर यहाँ जा रहा है, ये इधर आ रहा है। So we are having this one. सबसे पहले अगर आप देखोगे तो you are having this is a primary bronchus, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस के बाद आपके पास क्या होते हैं? सॉरी, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकस, देन यू आर हैविंग द सेकेंडरी ब्रोंकस, और फिर ये है आपके पास टर्शरी ब्रोंकस। मतलब दिस इज द पोर्शन जहां से आपका क्या हो रहा है? डिवीजन स्टार्ट हुआ। कौन से रीजन से? थोरेसिक के 5th वाले पोर्शन से, राइट, ठीक है। 5th पोर्शन से मिड थोरेसिक रीजन में आपके T5 से क्या डिवीजन स्टार्ट हो रहा है? मतलब ट्रैकिया इज गोइंग टू डिवाइड इनटू द ब्रोंकस, और ब्रोंकस में आपके पास क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सबसे पहले आप देख रहे हो जो पार्टीशन जहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अ प्राइमरी, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी, दिस इज द टर्शरी। उसके बाद यू आर हैविंग द होल कलेक्शन, इनको बोलते हैं टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। किसी किसी टेक्स्ट में आपको मिलेगा, बट हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। अगर आप नहीं भी करोगे तो इट्स फाइन। जो हमने पिछला वाला देखा था दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था लास्ट वाले में? सबसे पहले कहां से स्टार्ट हो रहा था? ब्रोंकस, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या? ब्रोंकाई, उसके बाद क्या? ब्रोंक्यूल्स। कौन सा वाला? टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, कई बार वो सीक्वेंस देंगे और उसमें लिखेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अगर लिखा है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग, राइट, वो आपका रेस्पिरेटरी जोन में जाएगा। तो अगर ब्रोंक्यूल्स के साथ, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स हमने देखा कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लिख दिए, कोई सोच रहा हो कि नहीं, अगर सपोज कोई ऐसे वाइल्ड गेसेस लगा रहा है क्वेश्चन में कि नहीं हो सकता है कि यार ये तो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे खत्म हो गया, कंडक्टिंग जोन हो गया, तो हो सकता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के पीछे आता हो। लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स इज कमिंग इन द नेक्स्ट पार्ट, जो दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन पार्ट, जो एक्सचेंज में वो होगा, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है। तो वहां तक नहीं रखेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल नीचे चला जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल, दिस इज अ टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और इसके बाद दिस मच इज, ये वाला जोन कौन सा है? तो कंडक्टिंग जोन हमारा कहां तक आ रहा है? आपसे बाउंड्रीज पूछी जाएंगे, ये याद रखिए। क्या क्या पूछा जाएगा इस स्लाइड में? जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो ट्रैकिया का डिवीजन कहां से स्टार्ट होता है? T5 से, ठीक है। आप देखोगे आपकी जो वर्टिब्रल, जैसे अगर आपने किसी की रिपोर्ट देखी हो, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूं हमेशा अपने बच्चों को कि जो भी आपके यहाँ जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं या कुछ भी आती हैं, तो मतलब आपका एटीट्यूड अभी से डॉक्टर वाला होना चाहिए, राइट। और अगर वो अभी से होगा तो यू विल बी एबल टू सी थिंग्स, और जो आप रिलेट कर पाओगे। स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर सब्जेक्ट, स्पेशली फॉर ज़ूलॉजी, क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड पहले से ही होगा कि यार रिपोर्ट्स में मुझे समझना है क्या बोल रहा है ये,
आपने देखा होगा कभी बैकबोन का किसी का एक्सरे देखा हो या एमआरआई होते हैं या सीटी स्कैन होते हैं, अगर आप उनको देखोगे तो स्पेशली उसमें ये सेगमेंट्स मेंशन होते हैं। तो इफ़ यूल बी सीइंग ऑल सच काइंड ऑफ थिंग तो यूल बी हैविंग सम आइडिया। मतलब कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने रैंडमली पढ़ी होती हैं और वो एग्जाम में आप ये बोलते हो ना कि एक बंदा मेरे साथ बैठा है वो भी उतना ही पढ़ता है, मैं भी उतना ही पढ़ता हूँ, या मेरी जर्नी भी, सबकी जर्नी सेम नहीं होती, बिलीव मी, हर किसी की जर्नी अलग है। मतलब हो सकता है कि आपके साथ कोई बंदा बैठा है वो 4 लोगों से घर पे जाके मिलता है, एक्स्ट्रा इंटरेक्शन है, या हो सकता है उसके बैकग्राउंड में उसके भैया या उसके पेरेंट्स या कोई भी XYZ उससे हो सकता है मेडिकल कुछ टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं या कुछ डिस्कस करते हैं। हो सकता है वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज हु वॉज वॉचिंग अ सीरीज अ गुड डॉक्टर, सुना है इस सीरीज के बारे में किसी ने? ठीक है, और वो बहुत मतलब अभी तो मेडिकल फील्ड पे इतनी सारी सीरीज है, और मतलब अगर आपको देखना भी है ना कुछ तो सी समथिंग दैट इज प्रोडक्टिव। मतलब अगर आपको किसी फील्ड में जाना है तो उससे चीज़ें आप इतना इंस्पायर हो गए वो चीज़ों को देख के कि उसमें देयर इज अ वन, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आई एम जस्ट टेलिंग वन, आई विल बी टेकिंग अ 1 मिनट, कि उसमें एक ऑटिस्टिक डॉक्टर दिखाया है एंड ही इज हैविंग अ लाइक वंडरफुल लाइक क्वालिटीज इन हिम, कि वो बहुत अच्छे से ऑपरेट करता है और उसका सारा डायग्नोज बनाने का सब में मतलब नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, स्टिल वो ऑटिस्टिक है एंड ही इज़ लाइक, उसके ऊपर बहुत सारे लोग मतलब डाउट करते हैं कि कैसे परफॉर्म करेगा। तो जब वो मतलब वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं, और यू विल बी फाइंडिंग आउट कि उसमें जो टर्म्स, ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि साउथ इंडियन मूवीज़ बुरी होती हैं, बट वो वाला नहीं कि हार्ट उड़ता जा रहा है, दूर से फेंका और कैविटी खुली, आपने देखा होगा कुछ देयर वाज अ वन मीम जिसमें वो दिखाया जा रहा था कि वो ऑपरेशन हो रहा होता है और वो कहते हैं, और एक जगह तो एक और भी दिखाते हैं कि उसके हस्बैंड मतलब ओटी में है और डॉक्टर कहता है कि आप प्लीज़ अब हम इसको नहीं बचा सकते, तो वो कहती है कि नहीं, आज एक बीवी जो है खुद से ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, तो वो जाती है और ऑपरेशन परफॉर्म करती है और वो उसको बचा लेती है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। उसको उनको नहीं देखना प्लीज़ अगर तुमने उनको देखा तो आपका सर्वाइवल रेट पेशेंट्स का 0 होगा। ठीक है, अगर बन भी है तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अच्छी सीरीज देखना जिससे कम से कम आपको मतलब साइंटिफिक नॉलेज मिले। मतलब अगर हमें टाइम वेस्ट ही करना है तो हम अच्छी जगह कर लें। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन इज द वन जिसमें हम बस एयर को हमें लेके आना है कि आओ, मतलब जैसे होता है ना हमारे पेट होते हैं, बेटा 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 आओ। मतलब जैसे घर पे मम्मी होती थी, जैसे कभी कुछ गलती हो जाती थी तो मम्मी कहती थी आओ बेटा आओ। पहले उनको पता होता था क्योंकि अगर इसको पहले से पता चल गया, जैसे मेरी मम्मी ऐसे करती थी कि अगर मुझे पहले से पता चल गया तो मैं कोई रास्ता निकाल लूँगा, कहीं चला जाऊँगा, तो वो पहले प्यार से लेके आती थी घर पे, और फिर कमरा बंद करके जो मतलब गद्दे पे जैसे मारते हैं कूटते हैं वैसा वाला रोल रहता था। तो कंडक्टिंग जोन का रोल यही होता है कि एयर को बेटा 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ 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 जाओ। तो वो प्यार से कहाँ तक लेके आना है, हमें ऐसे जोन में लाना है जहाँ एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो दिस इज अ कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन में हमारा स्टार्ट हो रहा है प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, आपका सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, ब्रोंकियोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स इनको अवॉइड करो क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। यू कैन गो फॉर द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कैसा काम करता है, कंडक्टिंग काम करता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, दिस वन रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। आप देख रहे हो नीचे वाले पोर्शन में आ रहा है। अच्छा अब देखो ये सारी चीजें पता है वो कैसे देंगे, दे विल बी गिविंग द होल पाथवे कि अच्छा कहाँ से शुरू हो रहा है। अब उसमें ना बहुत सारे टर्म्स होंगे, स्टार्ट होगा कि उसमें सिक्वेंशियल 4 ऑप्शन होंगे। स्टार्ट होगा एक्सटर्नल नोजरल, फिर आपका नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंग्स, उसके बाद यहाँ आके वो आपको कंफ्यूज कराएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था, अभी पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि रिस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद हमारे पास क्या आ जा रहा था, सीधे एल्वेलाई। लेकिन वो क्या करते हैं ना, आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और चेक करने की कोशिश करते हैं कि एल्वेलाई अगर होगा तो उस एल्वेलाई के अंदर हम बात कर लेते हैं कि यार एल्वेलाई अगर है तो एल्वेलर सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको वो थोड़ा सा भी आइडिया होना चाहिए कि रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल हुआ, उसके बाद आपके क्या बनेंगे, एल्वेलर डक्ट बनेगी। पहले भाई जैसे आपने ग्रेप्स देखे हैं तो उसमें सबसे पहले एक डक्ट की तरह फॉर्म होता है ना, तभी तो आपके पास पूरा हैंगिंग पोजीशन पे कलेक्शन आएगा ना। सो यू आर हैविंग अ फर्स्ट एल्वेलर डक्ट। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा ये कहेगा नहीं यार एल्वेलर डक्ट हो सकता है बाद में आ जाए, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा। तो एल्वेलर डक्ट पहले आ रहा है, फिर आ रहा है एट्रिया। ये दिस इज अ स्पेस जहां से एक इंडिविजुअल सैक होल्ड होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों में फर्क है। एल्वेलर डक्ट का मतलब हो गया कि आपके पास एक डक्ट है और उससे 3 पोर्शन निकले। ये क्या है, एल्वियोलर डक्ट।
ये नीचे वाले आपका हैंगिंग पोजीशन में देख रहे हो, दिस इज नॉट एल्वियोलाई, दिस इज एल्वियोलर सैक। हर एक एल्वियोलर सैक के अंदर 3 to 4 आपको क्या मिल जाते हैं, एल्वियोलाई मिल जाते हैं। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास अराउंड अगर आप देखिए तो 300 मिलियन के अराउंड दोनों लंग्स के अंदर आपके पास एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है, 300 मिलियन के अराउंड होता है, ठीक है। सो अब उसमें आपके पास क्या है, एल्वियोलर सैक है, और एल्वियोलर सैक के पास कितने हैं, 3 to 4 आपके पास क्या मिलते हैं, एल्वियोलाई मिलते हैं। ये आप देख रहे हो इसके पास, ये दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर जहां एक्सचेंज होना है, राइट। तो हमारे पास आप देख रहे हो सबसे पहले ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, आपके पास रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आ गया, उसके बाद क्या आ गया, एल्वियोलर डक्ट आ गया। एल्वियोलर डक्ट के पास आपके पास क्या है, एट्रिया, और एट्रिया आप और जगह भी पढ़ोगे, कहाँ होता है, दूसरी जगह हार्ट में होता है। अब अगर ये सर्कुलेशन में क्वेश्चन आएगा तो दे विल बी गिविंग यू द कि एट्रिया आपको डिफाइन कर दिया उन्होंने, और एट्रिया उन्होंने बोल दिया इट इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। तो कई लोगों को अगर नहीं पता होगा तो दे विल बी थिंकिंग कि अच्छा ये तो यार क्या कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, एट्रिया तो हार्ट में होता है, ची 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 क्या बात कर दी, देखो इनको तो इतना भी नहीं आता, कौन ये नीट का पेपर बना रहा है। बट दे आर नोइंग अबाउट दिस थिंग, राइट, दैट्स व्हाई दे विल बी गिविंग यू द कॉमन वर्ड्स, राइट। जैसे कस्प आता है, ठीक है, तो बाइकस्पेड, ये सारे आपके सारी ये कुछ टर्म ऐसे मिलेंगे जो आपको कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखो एट्रिया जो है दैट इज हार्ट में तो आपने सुना होगा, बट इट इज ऑल्सो कमिंग इनटू द एल्वियोलर जो डक्ट होगा, यहां से जो एल्वियोलर डक्ट है उसके बाद ये जो पोर्शन है जिससे क्या कनेक्ट रहता है, एल्वियोलर सैक। ये क्या है, एल्वियोलर सैक, और एक एल्वियोलर सैक के अंदर मैंने कितना बोला, 3 to 4 आपको क्या मिल जाएंगे, एल्वियोलाई मिल जाएंगे। दिस इज द फाइनल प्लेस जहां हमें क्या करना है, दिस इज आवर 5-star होटल। और आपको पता है 5-star होटल में क्या लगा देते हैं, मतलब बड़े बड़े से ट्रांसपेरेंट मिरर लगा देते हैं जिससे बाहर के लोग देख के जले कि देखो हम अमीर अमीर तुम गरीब हो, देखो देखो देखो, मतलब वरना करने को तो वो सारी डील्स वैसे बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा है कि लोग जितने ज़्यादा रिच होते हैं वो आपको दिखाएंगे ज़रूर जलाने के लिए कि सी ये जो शीशे की हमने इमारतें बनवाई हैं वो तुम्हें दिखाने के लिए बनाई है कि तुम हो गरीब और हम हैं अमीर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि एल्वियोलर सैक है आपके पास, और ये फाइनल प्लेस है जहां क्या होना है, डील होना है, एक्सचेंज होना है, एयर का एक्सचेंज होना है, राइट। सो दिस इज द एक्सचेंज प्लेस, कौन सा, एल्वियोलाई, और किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एल्वियोलर सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। सो दीज आर वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर। एल्वियोलाई कैसे होते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन में जैसे वो होता है ना कि किसी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो वैसा ही इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि बहुत थिन होता है। जैसे कॉलमनर के बारे में आपने पढ़ा था, टॉल एंड हैंडसम, इनका क्या है, ये बहुत थिन है, इरेगुलर वॉल्ड होते हैं कि वॉल जो है इनकी रेगुलर नहीं है बहुत ज़्यादा, और वेस्कुलराइज्ड है, बहुत ब्लड की सप्लाई दी गई है इनको, क्योंकि जहाँ भी आपका कोई एक्सचेंज होता है तो वहाँ ब्लड की सप्लाई ज़रूर होती है, क्योंकि ब्लड इज़ द वन जिसको डिलीवर करना है, राइट। सो दैट्स वाई इट्स अ हाईली वेस्कुलराइज्ड। तो अब जल्दी से स्टार्टिंग से बताइए, सबसे पहले अगर आपको रेस्पिरेटरी पाथवे अगर पूरा आपसे पूछा जाएगा, एयर एंटर करेगा, कहाँ से एंटर करेगा, नोजरल से, ठीक है। तो एक्सटर्नल नोजरल से एंटर किया, फिर कहां पहुंचा, फिर नेजल चैम्बर में पहुंचा, फिर कहां पहुंचा, नेजोफेरिंग्स, उसके बाद आप जैसे अगर आप बोलोगे आपके नेजोफेरिंग्स आ गया, उसके बाद आप सीधे ट्रैकिया में एंटर कर जाओ, ट्रैकिया पहुंच गया, उसके बाद T5 से डिवाइड हो गया, ब्रोंकस बन गया, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी व्हाट, ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद क्या बनेंगे, ब्रोंकियोल्स। आपने दो पढ़े, एक टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, दूसरे रेस्पिरेटरी। भगवान ना करे तुम्हारे पास रेस्पिरेटरी और टर्मिनल को चूज करने का ऑप्शन आए, ठीक है, लेकिन अगर इनकेस आ जाता है तो यू आर ऑलरेडी नोइंग, यार इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर हो तुम लोग, तो तुम्हें तो ऑलरेडी पता है, ठीक है, लेकिन आ गया तो आप कर ही लोगे, ठीक है। वैसे आएगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, टर्मिनल तक मेंशन है, उसके बाद सीधे एल्वियोलाई पे आ गए। वो फालतू की चीज़ों पे बात नहीं करते, दे आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट द सेंसिबल थिंग्स, राइट। तो उन्होंने ये बोला कि भाई टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हो गया, उसके बाद आपका फाइनली क्या हो गया, एल्वियोलाई हो गया। लेकिन अगर हम देखें, अगर इन केस कभी आपको फिर अभी तो पीजी का भी एग्जाम देना है ना, डॉक्टर तो आप ऑलरेडी एमबीबीएस तो मैं मान के बैठा हूँ अपने दिल में, ठीक है। अब मुझे चाहिए स्पेशलिस्ट कि जब मैं अब से 20 साल बाद बूढ़ा होऊंगा और मैं कहीं भी निकलूँ तो कम से कम कोई जैसे विशाल है मिल जाएगा मुझे, अगर मुझे दिल का कोई वो हो गया तो कार्डियोलॉजिस्ट होगा, न्यूरो सर्जन होना चाहिए। मतलब कभी तो यार इतना मेहनत करके सारे डॉक्टर्स मिलने चाहिए ना, फ्री में ट्रीटमेंट कहीं, और ये भी होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया सर्विस हो, कहीं भी कहीं का भी डॉक्टर कहीं मिल जाए कि अच्छा ये बैच का डॉक्टर था, राइट। चलो, तो इसमें हम बात कर रहे थे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक आ गए। उसके बाद एल्वियोलाई से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, एक चीज़ है दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हो गए, उसके बाद हमारे पास है एल्वियोलर डक्ट।
एल्व्यूलर डक्ट को कभी भी आप डायरेक्टली ये नहीं सोचोगे एल्व्यूलाई से कनेक्ट है। एल्व्यूलर डक्ट इज रिलेटेड टू द सैक। एल्व्यूलर डक्ट से क्या हैंगिंग पोजीशन में रहेंगे, आपके पास क्या रहेगा, सैक रहेंगे। उससे पहले की जो स्ट्रक्चर आती है कॉमन, वो इसकी जो मतलब आप ये बोलोगे एल्व्यूलर सैक की जो डक्ट होगी दैट इज कॉल्ड एट्रिया, और जो कलेक्शन को होल्ड कर रहा है ट्यूब उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एल्व्यूलर डक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इफ यू आर नॉट स्टडीइंग इट, राइट। वैसे भगवान ना करे ये आए, मुझे लगता भी नहीं है ये आएगा, बट स्टिल अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एल्व्यूलर डक्ट हो गया, एट्रिया हो गया, देन वी आर हैविंग द एल्व्यूलर सैक। उसके अंदर क्या होते हैं, एल्व्यूलाई होते हैं, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर जो बहुत थिन होती है, इरेगुलर वॉल होती है एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें? मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग को बताओ कोई डाउट है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस अभी तक हम बात कर रहे थे कि भाई दो जोन होंगे। कौन कौन से जोन है हमारे पास? एक है कंडक्टिंग जोन और दूसरा कौन सा जोन है, रिस्पिरेटरी जोन। तो कंडक्टिंग जोन का मतलब जैसे जब आप डील क्रैक करते हो, आपने सेल्स वाले पर्सन को देखा है, आप देखना जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको इंश्योरेंस बेचती हैं या कार की पॉलिसीज बेचती हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले आपको बोलेंगे कि देखिए अच्छा, पहले तो मतलब इवन दे विल रिलेट विद यू कि भैया आप कहाँ से हैं, वो कहेगा कि नहीं यार देखो मैं यूपी में इस जगह से हूँ, वो बताएगा अच्छा वहाँ तो मेरी नानी रहती है, अच्छा आप इस मोहल्ले से हो। मतलब इतना सब कुछ, मतलब इतना, मतलब कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई तो नहीं है पिछले जन्म का, इतने अच्छे से बात करते हैं। वंस वो क्यों कर रहे हैं, वो आपकी कंडीशनिंग कर रहे हैं। सो कंडक्शन जोन का फंक्शन क्या होता है, वो भी कंडीशनिंग कर रहा है कि भाई बाहर से एयर आ रही है तो इसको जरा कर तो लो, ठीक ठाक कर लो। क्या करते हैं ये, ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन करने का रीजन क्या है कि जो ड्राई एयर आ रही है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कंटिन्यूस रखा तो आपके लंग्स तो ड्राई कर जाएंगे, ठीक है। तो हमें लंग्स को ड्राई करके नहीं रखना है, हमें लंग्स को कैसा रखना है, मॉइस्ट रखना है, राइट। तो ये एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। कंडक्शन जोन का फंक्शन पहला क्या है, ह्यूमिडिफाई करना। सेकंड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर। ऑब्वियस है भाई, कंडक्शन नाम ही उसका कंडक्शन है, तो ये फंक्शन तो लिखना, मतलब सॉरी मैंने तुम लोग की बेइज्जती की, मैं गलती मानता हूँ अपनी बहुत कि मुझे ये पॉइंट नहीं लिखना चाहिए था, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर। ये तो आपको पता ही है, अगर किसी बंदे का नाम है कंडक्टिंग जोन तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दूसरा फंक्शन हो गया। थर्ड वन इज ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल इन इनहेल्ड एयर। आपने एयर ले ली, आप निकल गए दिल्ली में विंटर सीजन में, आपने तो सारा बिना मास्क लगाए सब कुछ ले लिया, बट लंग्स का फंक्शन क्या है कि इट इज गोइंग टू फिल्टर इट आउट। आपके जो हेयर्स होते हैं, स्पेशली जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, मतलब मेरी उम्मीद यही है कि आप में से कोई नहीं करता। विशाल, मतलब मैं नहीं करता हूँ, मैं विशाल को ये बता रहा हूँ कि विशाल मैं नहीं करता हूँ स्मोकिंग, और करना भी नहीं चाहिए किसी को, इट्स नॉट गुड। क्योंकि जो आपके जो हेयर्स होते हैं जो ट्यूब के, वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, राइट। और जब वो डैमेज हो जाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैप व्हाट, डस्ट पार्टिकल। और जब आप डस्ट पार्टिकल को ट्रैप नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली फिर आपका इरिटेशन नहीं क्रिएट होगा, एंड यू आर हैविंग एक रिफ्लेक्स एक्शन सो दैट यू विल बी कफिंग इट, और आप इसको you'll be throwing it outside, right? तो वो एक मैकेनिज्म है। तो मोस्टली आप जब आप स्मोकिंग करते हो तो आपके वो सारे सीलिया डैमेज हो जाते हैं, और उससे आपका डस्ट, जितना भी आप देखोगे कोई स्मोकिंग करने वाला बंदा है तो उसको स्पेशली उसके लंग्स उतने ही खूबसूरत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज ब्रिंगिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन है, ह्यूमिडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, उसके बाद क्या कर रहा है, ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल, एंड फोर्थ वन इज ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर है, आप पता चला आप चले गए दुबई, घूम रहे हो कि नहीं यार आज तो दुबई में मज़ा करेंगे, अब पता चला टेम्परेचर ज़्यादा है 50-55, तो तुम तो बिल्कुल लंग्स को झुलसा दोगे कि वो कह रहा है तुम तो मज़ा कर रहे हो अपना, इधर लंग्स की वाट लगी पड़ी है, तो वो नहीं करना है, राइट। तो उसके लिए भी हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है कि नहीं, एयर को क्या करना है, वी हैव टू ब्रिंग इट टू द बॉडी टेम्परेचर। तो सबसे पहले क्या, ह्यूमिडिफिकेशन। सारे लोग जोर से बोलेंगे, जिनको नींद भी आ रही है उनको भी बोलना है, ह्यूमिडिफिकेशन। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो दीज आर द 4 फंक्शन जो किसका फंक्शन है, कंडक्टिंग जोन का फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिस्पिरेटरी जोन, जो तो बहुत इजी है कि इसका फंक्शन ही क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। सो अब बताइए 2 जोन का फंक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, और उसके अलावा आपके ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल, एंड फोर्थ इज ब्रिंगिंग टेम्परेचर फॉर द टू द बॉडी टेम्परेचर, राइट। एयर का जो टेम्परेचर होगा उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेके आएंगे, इतना आई थिंक क्लियर है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, हमने देखा कि ये जो हमारी जो स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास क्या है, क्या नाम है उनका, लंग्स, राइट। वो एक चैम्बर में प्रेजेंट है, और वो कैसा चैम्बर है, एक एयर टाइट चैम्बर है,
हमने अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन को एक चैम्बर के अंदर, मान लो कि ये वो चैम्बर है और इसके अंदर हमने लंग्स रख रखे हैं। ये यूपीएस सीपीयू जो आप देख रहे हो, मान लो कि ये एक हमारा क्लोज चैम्बर है जिसके अंदर हमने लंग्स को रख रखा है, राइट। तो वो एक ऐसा एयर टाइट चैम्बर है जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट है। तो इसमें अगर हम देखेंगे इस थोरेसिक चैम्बर में, तो अब कोई चैम्बर है तो उसका अपर साइड होगा, लोअर साइड होगा, लेटरल साइड होगा, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से साइड है। डॉर्सल आपको पता है, डॉर्सल क्या साइड होता है, वेंट्रल साइड क्या होता है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो पीछे का पार्ट इज डॉर्सल, फ्रंट साइड इज वेंट्रल, ये वाला पोर्शन इज एंटीरियर, मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं नीचे वाला पोर्शन इज पोस्टीरियर, राइट। सो सबसे ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, मतलब आपका जो बैक सपोर्ट है वो दिया गया है इस जो चैम्बर को, वो कहां से दिया गया है, वर्टिब्रल कॉलम से दिया गया। वर्टिब्रल कॉलम जो है इस थोरेसिक कैविटी को पीछे से कवर कर रही है, पीछे से बैक दे रही है। वेंट्रली बाय स्टर्नम, आपकी ये जो बोन है बीच में सेंट्रलाइज बोन है, ये स्टर्नम है, ये आपको क्या कर रहा है, फ्रंट से इसकी कवरिंग बना रहा है। लेटरली बाय रिब्स, लेटरली आपके पास क्या है, रिब्स प्रेजेंट है जो उसको कवर कर रही है, तो आपका लेटरल पोर्शन हो गया। और लोअर साइड से डोम शेप क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी देखिए, कई बार मैंने देखा है, एक देयर वाज अ वन इंसिडेंट के किसी बच्चे ने अपने दोस्त को ऐसे हिट किया एट दिस प्लेस और उसका डायफ्राम ब्रेक हो गया। और मतलब कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक्सीडेंटल केसेस होते हैं और लोग बोलते हैं कि अच्छा वो बंदा बिल्कुल ठीक था, खड़ा हुआ और 2 कदम चला, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। क्योंकि जब आपको सडनली जर्क लगता है और अगर इन केस अगर आपका ये ब्रेक हो गया, डायफ्राम ब्रेक हो गया, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। अगर आपने उस पर्सन को प्रॉपर्ली नहीं मेडिकल अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो इंस्टेंटली डेथ हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम तो मेंटेन कर नहीं पाओगे, तो इंस्टेंटली डेथ हो जाएगा। इसलिए कभी भी मजाक में भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो मोस्टली हम रहता है कि मतलब एक होता था ना, पहले गेम होता था ऐसे बना के दिखाते थे ना, जॉली जॉली बोलते थे, खेला है तुम लोगों ने? मेरे स्कूल टाइम में खेलता था मैं, और मेरा दोस्त था एक, मतलब उसको बोलते थे जॉली जॉली, ऐसे कुछ गेम था। जॉली मतलब लड़की वाला जॉली नहीं, जॉली मतलब वो निशान बनाते थे और जिसने नहीं बनाया होता था उसको कूट देते थे। तो मेरा एक दोस्त था रवि, उसने मुझे मतलब बचपन से लेके आज तक सब लोगों ने बहुत कूटा है, ठीक है। तो मोस्टली मैं भूल जाता था, तो वो मतलब दिखाना होता था बना के, आप बना लोगे तो उसके बाद मतलब आप बच जाओगे, और अगर तुमने नहीं बनाया है तो ऑब्वियसली तुम्हें घूसा पड़ेगा या कुछ भी। या बर्थडे पे आप देखते हो बहुत कुटाई होती है हॉस्टल्स में। अभी आप जाओगे हॉस्टल में तो आपको रात के 12 बजे उठा के ऐसा ऐसा मारेंगे कि आपको लगेगा कि भगवान क्यों ही जन्म दिया था। मतलब इतना कौन मारता है। तो बर्थडे पे भी आपको उठा उठा के सब तरफ से पंच करते हैं, बट बी केयरफुल कि आप फ्रंट पे डायफ्राम को अपने बचा के रखें। अगर कुछ भी ऐसा हो तो मोस्टली अभी जैसे एक स्टम्पीड का केस आपने सुना था, मुंबई में हुआ था, कोई फुट ओवर ब्रिज कोलैप्स कर गया था, या बहुत ज़्यादा भीड़ थी शायद वहाँ। तो जब भी अगर ऐसा कोई केस आता है तो आपको ना अपने हैंड्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। मतलब आप बोलोगे सर ये कौन से लेसन दे रहे हैं, मतलब भगवान ना करे हमें ऐसे कभी भीड़ में फंसना पड़े, बट यू आर नेवर नोइंग कि ऐसे कभी कोई सिचुएशन आ जाए, तो यू शुड बी नोइंग कि आपको अपने डायफ्राम को मोस्टली क्या करना है, अपने हैंड्स को फ्रंट पे रखना है, जिससे कि आपका डायफ्राम या फ्रंट का कोई ऐसी चीज़ ना ब्रेक हो जिससे आपका थोरेसिक चैम्बर का जो चैम्बर है वो डिस्टर्ब हो जाए और आप अपने एयर के प्रेशर को मेंटेन ना कर पाओ। तो आई थिंक ये थोरेसिक चैम्बर सब समझ आ गया। ये बताइए कौन सी चीज़ है ये? अगर आप देखो डॉर्सल वेंट्रल, अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ से देखें तो दिस इज, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, क्योंकि अगर आप एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से अगर आप देखेंगे तो ये डॉर्सल साइड हो गया, ये आपका कैसा हो गया, वेंट्रल साइड हो गया, ठीक है। आपके पास, आप मुझे बताइए लेटरली आपके पास क्या है, रिब्स है, ये इनका रिब्स से आपने कवर कर दिया, ठीक है। और आपके पास क्या है, मतलब ये दिस इज अ रिब्स पोर्शन आप यू आर हैविंग, और आपके पास क्या है यहाँ, डायफ्राम। सो आपके पास ये पूरा चैम्बर है और जो चार तरफ से आपका कवर हो गया, यू आर हैविंग अ होल चैम्बर, जो आपका सामने से एक साइड से स्टर्नम भी लगा है, ठीक है। पूरे चैम्बर में आपके पास एक स्टर्नम है, फ्रंट में लगा है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम लगा है, नीचे डोम शेप आपके पास क्या दे रखा है, डायफ्राम दे रखा है, और साइड में लेटरली आपको किससे कवर करके रखा है, रिब से कवर करके रखा है। तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर। सो एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी। मतलब ये जो चैम्बर है, ठीक है, अगर इस चैम्बर के साइज को आप चेंज करोगे तो ऑब्वियसली पल्मोनरी कैपेसिटी का मतलब हो गया, जो पल्मोनरी हम कैविटी की बात कर रहे हैं, पल्मोनरी कैविटी मतलब लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द लंग्स। थोरेसिक चैम्बर वो है जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है, राइट। तो अगर आप उसको चेंज करोगे, सपोज कोई ये बंदा बोले, कोई बड़ा सा जिन आ जाए, वो ये बोले कि नहीं मैं इस कमरे को अभी कंप्रेस कर देता हूँ, ठीक है,
कंप्रेस करने का मतलब इसको छोटा करूंगा, तो अगर इसको छोटा करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो हमें अफेक्ट करेगा, राइट। तो मेनली वही चीज़ है कि अगर आप थोरेसिक चैम्बर, अगर आप बड़े चैम्बर का साइज चेंज करोगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू चेंज द पल्मोनरी कैविटी टू, ठीक है। पल्मोनरी कैविटी इज द वन जो हम लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। इतना क्लियर है बच्चे, ठीक है, कि थोरेसिक कैविटी किस किस चीज़ से बना होता है। अच्छा बताइए मुझे, ट्रैकिया कौन से पार्ट से डिवाइड होता है? T5 थोरेसिक 5th वर्टिब्री से डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे आप मुझे बताइए कि डिवीजन बता दीजिए, ट्रैकिया से कहाँ से क्या शुरू हो रहा है सबसे पहले? ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, ब्रोंकाई, देन टर्मिनल व्हाट? ब्रोंक्यूल्स, देन रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद बताइए एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद एट्रिया, एट्रिया के बाद, ठीक है। तो एल्वियोलर सैक के अंदर कितने एल्वियोलाई होते हैं? 3 to 4 एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद हमने पढ़ा थोरेसिक चैम्बर के बारे में कि जिसके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। आगे आ जाते हैं। तो लंग्स आर इनक्लोज्ड इन एन एनाटॉमिकली एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर, आपका थोरेसिक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ये हमने डिस्कस किया। एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट ऑल्टर पल्मोनरी वॉल्यूम्स डायरेक्टली, हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने आप से लंग्स को बोले कि नहीं यार अपनी कैपेसिटी चेंज कर लो, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो नहीं है जब तक कि आप क्या ना करो, थोरेसिक जो कैविटी है, थोरेसिक जो चैम्बर है, उसके वॉल्यूम को अगर आप चेंज नहीं करोगे तो अपने आप से लंग्स चेंज नहीं होंगे। इसीलिए आप क्या करते हो कि जब आप CPR देते हो या अगर आप पुश करते हो तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, यू आर ट्राइंग टू चेंज व्हाट? थोरेसिक चैम्बर के कैविटी के वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करते हो। आप लंग्स पे तो कुछ नहीं कर रहे हो उसके, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, इतना मतलब पुश कर रहे हो कि उसके थोरेसिक जो कैविटी है उसके वॉल्यूम में अगर कुछ चेंज होएगा तो उसके लंग्स भी फंक्शनल हो जाएंगे, हार्ट भी फंक्शनल हो जाएगा, ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम करने लगते हैं। तो थोरेसिक चैम्बर में भी फर्क पड़ता है, जब आप CPR देते हो या चीज़ें करते हो तो यू आर जस्ट स्टार्टिंग द प्रोसेस जिससे ये कंडक्शन फिर से प्रॉपर स्टार्ट हो जाए या मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए। तो आई थिंक नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ एयर फॉलोज द प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब जो एयर है इसमें देखो ये ना एक्टिव प्रोसेस नहीं है, आपका इजिली डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से आपकी चीज़ें चेंज होती हैं। और ग्रेडियंट काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस। अगर कहीं भी वर्ड लिखा है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि अगर कोई डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन में तो दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, या मतलब क्वांटिटी में, वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस है तो वी विल बी कॉलिंग दैट इज अ ग्रेडियंट, राइट। तो अगर यहाँ लिखा है प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब अगर प्रेशर में डिफरेंस होगा एयर के तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। थर्ड वन इज स्पेशलाइज सेट ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, जिसमें हम स्पेशली एल्वियोलाई के बारे में बात कर रहे हैं कि स्पेशलाइज सेट ऑफ स्ट्रक्चर है जो क्या है, लंग्स हैं स्पेशली, जो इन्वॉल्व है किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, और जो हेल्प कर रहे हैं हमें, राइट। तो ये हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं कि कैसे होने वाली है। तो हमने ये देखा क्या क्या हमारे पास इनहेरिट कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम पल्मोनरी वॉल्यूम को या पल्मोनरी कैविटी के उसको चेंज कर दें। सपोज अगर ये स्टेटमेंट आ गया, आपसे पूछा गया फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, और उसमें एक स्टेटमेंट दे दिया कि दे आर टेलिंग कि वी कैन चेंज द पल्मोनरी कैविटी बाय आवर सेल्फ, राइट। तो वो स्टेटमेंट देन इट विल बी रॉन्ग, राइट, क्योंकि हम अपने से नहीं कर सकते जब तक कि हम क्या ना चेंज करें, थोरेसिक कैविटी। और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर इतनी ताकत होगी या आपकी बॉडी में इतनी ताकत होगी आप थोरेसिक कैविटी को चेंज कर पाओ। वो कैसे होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो ये खूबसूरत सी चीज़ें जो आप देख रहे हो वो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और आपके दैट इज अ डायफ्राम, उन सारी स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है। तो आई होप स्ट्रक्चर्स क्लियर है। तो सबसे पहले हम इंस्पिरेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द, अभी हमने देखा किस पे डिपेंड करता है, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का डिफरेंस, ठीक है। प्रेशर का डिफरेंस होगा तो जहां ज्यादा होगा वहां से कम के साइड आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये क्रिएट कैसे हो रहा है, क्रिएट होता है ऐसे कि सबसे पहले आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे कहते हैं कि यार कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जैसे कुत्ते की पूंछ देखी है सबने, मतलब हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जिनकी पूंछ ना हो, लेकिन अगर कुत्ते की पूंछ कैसी होती है, टेढ़ी होती है। सीधे पूंछ वाला कुत्ता देखा है? नहीं देखा ना, टेढ़ी होती है, राइट। मतलब मान लो कि किसी का नॉर्मल ये है, ठीक है। मान लो कि यार सपोज किसी का ऐसा मुड़ा है बेचारे का, कोई भी स्ट्रक्चर है, और आप गए कि नहीं यार भाई
मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कुत्ता बड़ा परेशान था कि यार तू पता है कब से परेशान है, लोग तेरे पे यार वो बना रहे हैं कि तुम मतलब पूरा एग्जाम्पल सेट कर दिया तेरा, जहाँ देखो तेरा ही एग्जाम्पल देते हैं कि कुत्ते की पूंछ जैसा टेढ़ा है, मतलब तो मैं आज कहावत ही चेंज कर दूंगा, लाओ मैं कुत्ते की पूंछ सीधी कर देता हूँ, राइट भाई उसका नॉर्मल है टेढ़ा होना, ठीक है, हमें उससे नहीं खिलवाड़ करना। तो डायफ्राम जो है, जो डायफ्राम का स्ट्रक्चर है दैट इज अ नॉर्मल, इट इज अ डोम शेप्ड। अगर आप देखोगे जो नॉर्मल जब पोजीशन पे वापस आ रहा है तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, नॉर्मली ये ऐसा है, ठीक है। जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है यू आर पुशिंग इन अ वे कि आप इसको क्या कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, मतलब यहां से ये ऐसे हो गया, तो ये इसके लिए स्ट्रेसफुल है ना। अगर आप कुत्ते की पूंछ टेढ़ी थी और आप कहते हो कि कुत्ते के पास जाके नहीं आज तो मैं तेरा उद्धार करने वाला हूं, आज तेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा और हम तेरी स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, और स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद कोई भी तेरा एग्जाम्पल तो दे ही नहीं पाएगा, राइट। तो आप तो उसके साथ मतलब जाती कर रहे हो ना यार, उसकी स्ट्रक्चर ऑलरेडी उसके टेढ़ा स्ट्रक्चर है, क्यों सीधा कर रहे हो उसको। तो दिस इज द नॉर्मल पोजीशन फॉर द डायफ्राम, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या कैसा हो गया, ऐसा हो गया, राइट। अगर किसी ने, आपने जैसे बहुत सारी मूवीज देखी होंगी पुरानी जिसमें पहले हीरो अपनी पावर को शो करने के लिए क्या करता है, रॉड को मोड़ देता है, फिर उसका जो विलन आता है वो अपनी पावर को दिखाने के लिए उसको सीधा कर देता है मतलब ये वाली मूवी मैं बनाऊंगा तो हो सकता है उसमें आप देखो, ठीक है। तो नॉर्मली अगर रॉड ऑलरेडी टेढ़ी है और उसको आप सीधा कर रहे हो तो दैट इज अ प्रोसेस दैट इज हैपनिंग कि जिसमें आपको एफर्ट लगेगा, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये फिगर कोई देखते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में, उनको ये लगता है कि ये कैसा कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें ये रिलैक्स हो रहा है। आप असल में देखो तो एक तरीके से रिलैक्सेशन है ना, कि पहले आप ऐसे थे और आप पूरा स्ट्रेच हो गए, राइट। जबकि नॉर्मल पोजीशन इसकी ऐसी है, ये ज्यादा कर्व्ड है, डोम शेप्ड है, राइट। तो अगर आप देखिए, अच्छा इससे क्या हुआ, डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसके साइड हुआ, नीचे नीचे हुआ। अब देखो डायफ्राम कैसे आ रहा है, डायफ्राम नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है, राइट। जब डायफ्राम नीचे आ रहा है तो इससे कैविटी का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, मतलब और किस पोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर अगर आप देखेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर, ऐसा कैसे होगा, साइज इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है इंक्रीज, किसकी वजह से, डायफ्राम। अगर आपसे पूछा जाए एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे, इसका जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो यू विल बी टेलिंग कि डायफ्राम क्या कर रहा है, डायफ्राम डीसी क्या कर रहा है, डीसी मतलब डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टिंग, राइट। डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टिंग एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, राइट। तो आपका क्या हो गया, इट इज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, राइट। और आपको पता है आपने बहुत एक सिंपल सा इक्वेशन पढ़ा होगा फिजिक्स में, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो वी आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। अगर एक बार वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक साइड से तो आपने देखा कि एंटीरियर और पोस्टीरियर आपका साइड से आपका वॉल्यूम बढ़ गया। अब दूसरा हम देखते हैं डॉर्सो वेंट्रली कैसे बढ़ रहा है। आपकी जो कैविटी है वो तो एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से हो गया चैम्बर, और दूसरा डॉर्सल वेंट्रल हो गया, मतलब बैक से फ्रंट साइड के लिए, तो वहां से भी तो वॉल्यूम इंक्रीज करना है। इसके लिए क्या होता है, रिब्स एंड स्टर्नम आर गोइंग टू रेज्ड, इनकी जो मसल्स होंगी दोज आर गोइंग टू हेल्प टू रेज देम। किसको रेज करना है, क्योंकि आप जब किसी को रेस्पिरेशन देखते हो सबसे ज्यादा आप क्या देखते हो कि उसकी थोरेसिक कैविटी राइज कर रही होती है, राइट, फिर वापस अपनी पोजीशन पे जा रही होती है, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है। तो नॉर्मल जब हम ब्रीदिंग करते हैं नॉर्मली हम बंदे का एब्डोमिनल भी देखते हैं, क्योंकि एब्डोमेन से आपको पता चलता है कि नॉर्मली हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग मसल्स इन्वॉल्व है, राइट। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, जब रेस्पिरेशन को हम काउंट कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली देख लेते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग में, हम उसको रेट को देख लेते हैं, ठीक है। तो वो मसल्स इन्वॉल्व है, तो वो क्या कर रहे हैं, थोरेसिक कैविटी को डॉर्सो वेंट्रली इसका वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब ये वॉल्यूम बढ़ गया तो नाउ वी आर हैविंग अ मोर वॉल्यूम, और प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। अब आप मुझे बताइए, एक नॉर्मल कंडीशन थी और अचानक से क्या हुआ कि जो थोरेसिक चैम्बर है उस थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, अचानक से उसका वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम होने का इसको बोलते हैं, हर एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है, जैसे कलेक्शन है बहुत सारे गैसेस का, और उसमें जो गैसेस हैं उनमें उनका इंडिविजुअल काम जो है, जो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं।
तो कई बार जैसे पार्शियल प्रेशर नहीं समझ आता, तो पार्शियल प्रेशर मतलब इस लाइक कि ये पूरा क्लास है, अगर आप सपोज कोई काम कर रहे हो, मिलजुल के काम कर रहे हो, बट वी आर नॉट नोइंग कि इंडिविजुअल बंदा क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो एक तो हो गया कलेक्टिव कोई काम कर रहे हो, दूसरा हो गया कि एक कोई इंडिविजुअल पर्सन का हम निकाल लेंगे, भाई तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। हो सकता है आपको 1000 क्वेश्चन दिए गए और सबको बोला गया कि आप मिलके करो। अब हमने पता चला कि हमारा टास्क तो सॉल्व हो गया कि 1000 का हमें क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट वी वांटेड टू नो कि हर एक इंडिविजुअल बंदे ने कितना किया। हो सकता है किसी ने 20 किया हो, किसी ने 100 किया हो, किसी ने 200 किया हो। सो जो भी उसने किया है वो दैट इज दैट इंडिविजुअल प्रेशर। जैसे अगर इस गैसेस के केस में बात करेंगे तो जैसे ऑक्सीजन का हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो हमारे पास यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, वो प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, मोर है ये। और ये क्या है, यहां कैसा है प्रेशर, प्रेशर लेस है। तो अगर यहां प्रेशर कम है और ये नेगेटिव प्रेशर भी है, अभी हम देखेंगे इनसाइड द लंग्स आपका कैसा प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा। तो आपके पास क्या होगा, एयर ऑब्वियसली क्या होगी, अंदर आएगी। कैसे आता है, क्योंकि ये आपने डिफ्यूजन की प्रोसेस पढ़ी होगी, डिफ्यूजन की प्रोसेस तो सब में होगी ना, गैसेस में भी होगी, राइट, लिक्विड में भी आप हो सकती है, राइट। तो आप देख रहे हो गैसेस में आपके क्या हो रहा है, प्रेशर जहां ज्यादा था वहां से क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। क्लियर है। इंस्पिरेशन कैसा हो रहा था, एंटीरियर पोस्टीरियर, किसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डीसी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, डीसीआई, याद रखना बस। इंस्पिरेशन में क्या चेंज हो रहा है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसके अंदर, इंस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अच्छा डॉर्सोवेंट्रली वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, रिब्स और स्टर्नम कैसे होते हैं, रेज करते हैं, दैट्स व्हाई द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया, राइट। और प्रेशर कम हो गया तो उसकी वजह से फिर एयर अपने आप से अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। सेम स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर आपका क्या हो रहा है, डायफ्राम इज गेटिंग रिलैक्स्ड एंड आर्क्ड अपवर्ड। जो उसकी स्ट्रक्चर थी, जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर थी, वो कैसा आ जा रहा है, वापस आ जा रहा है। आप देख रहे हो फिर से वैसे ही स्ट्रक्चर ले लिया इसने, राइट। ये रिलैक्स स्टेज हो गई। तो इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको रिलैक्स स्टेज बोल रहे हो। मतलब आप सपोज किसी कुत्ते के पीछे पड़ गए और आपने उसकी पूंछ मोड़ दी, अब वो उस टाइम पे तो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन बाद में तो रिलैक्स ही हो जाएगी ना उसकी पूंछ, राइट। सो दैट इज अ रिलैक्स स्टेज, इसीलिए हम इसको रिलैक्स बोल रहे हैं। मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन लगता है कि ये रिलैक्स स्टेज है, जबकि तुम्हारा रिलैक्स मतलब चीज़ें, मतलब ओवरऑल भी ये काम करता है कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है एंड वी नीड टू वेलकम दैट, राइट। अगर हो सकता है किसी का पर्सपेक्टिव अलग है तो इट्स फाइन, ठीक है। तो यहाँ डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्टेड है भी, डोम शेप्ड भी है, तो वही उसके लिए नॉर्मल है, वो मजे में, मत उससे छिड़खानी करो, राइट। सो दिस इज अ डोम शेप रिलैक्स स्टेज, ठीक है। और ये आपके पास किस स्टेज में आता है, जब एक्सपायरेशन करते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें थॉरेक्स का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगा, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन। इससे क्या होगा, इससे क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। तो इससे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो अब एयर कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस समझ आ गया। जो आपकी जो मसल्स है, अभी इनके बारे में आगे हम देखेंगे, इसमें जो मसल्स हैं एक्चुअली दोज आर गोइंग टू हेल्प टू रेज दीज थिंग्स। आपकी जो रिब्स है इसको हेल्प कर रहा है रेज करने में, और अगर ये रेज करेगा तो इससे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो दीज मसल्स आर इन्वॉल्व इन दैट। हाँ, एक्सटर्नली है, दोज आर गोइंग टू हेल्प इट इन दिस पार्ट, कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो इनके बीच की जो मसल्स हैं, वो रिब्स को रेज करा रही है, ठीक है, उसी से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो डायरेक्टली अगर आप बोलोगे कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, तो आप बोलोगे इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अब हम इसका थोड़ा सा टेक्निकलिटी देख लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है। अभी तो हमने देखा डायग्राम के थ्रू कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी, एक हम समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि कितना ब्रीदिंग कितना होता है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। कितना, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। अगर नॉर्मली आप किसी को देखोगे, आप उसके स्टमक में जो एब्डोमेन में मूवमेंट हो रहा है, उससे आप रेट काउंट कर सकते हो, ठीक है, जो चैम्बर में आपका चेंजेस दिख रहा है। तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट अडल्ट ह्यूमन में आपका ब्रीदिंग हो रहा है। उसमें अगर हम देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स दो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, इंस्पिरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है। अब इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में आप देख लें क्या हम बात कर रहे हैं। एक है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के मतलब क्या हुआ,
द प्रेशर दैट इज वी आर हैविंग इनसाइड द कैविटी, जो आपके पास जो कैविटी में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो आप जब इंस्पिरेशन करते हो तो उस टाइम पे प्रेशर कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। और अगर जब एक्सपायरेशन करते हो तो अभी आपने देखा प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है। ये प्रेशर तो समझ आ रहा है ना, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कैसा है, लो है जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हो। जब एक्सपायरेशन करते हो हाई होता है, तभी तो एयर बाहर जाता है या अंदर आता है, उसी के बेसिस पे। प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, अगर आप लंग्स के अंदर के बारे में बात करोगे तो दैट इज अ नेगेटिव प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमने देखा कि जो अंदर का थोरेसिक कैविटी के अंदर का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दैट इज अ लो इनसाइड, दैट्स व्हाई द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस, राइट। जब एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो हाई होता है, इसीलिए आपका एयर कैसे हो रही है, बाहर जा रही है। दूसरा हमने देखा लंग्स के अंदर की क्या कंडीशन होती है, लंग्स में भी तो हम बात करें तो इट इज हैविंग अ नेगेटिव प्रेशर। इंस्पिरेशन के टाइम में नेगेटिव प्रेशर होगा तभी तो बाहर से एयर आ पाएगी अंदर, राइट, अदरवाइज नहीं आएगी। और दूसरा कैसा होता है, बाहर वाला कैसे होगा, एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होगा, अंदर पॉजिटिव होगा, बाहर क्या होगा, कम होगा। नेगेटिव तो नहीं, अंदर बाहर क्या होगा, कम होगा, तो बाहर चला जाएगा, राइट। उसके बाद शेप ऑफ डायफ्राम। इस केस में जब इंस्पिरेशन आप करते हो तो डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और जब आप एक्सपायरेशन करते हो तो कैसा हो जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है। एक्सपायरेशन का स्टेज हो गया, मतलब दैट्स अ नॉर्मल स्टेज। जो नॉर्मल स्टेज है, मतलब दिस इज अ नॉर्मल स्टेज वी आर टॉकिंग अबाउट। और जब आप उसको स्ट्रेस कर रहे हो, मतलब आप अगर इसको देखो तो ये कौन सा स्टेज है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है। और ये कैसा स्टेज है, रिलैक्स स्टेज है। तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्टेड की डेफिनेशन चेंज कर लो फॉर दिस कॉन्सेप्ट ओनली। अगर आपको रिलैक्स होने का मतलब होता है कि बस ताड़ के लेट गए जाके, तो दैट इज अ रिलैक्स स्टेज। तो यहाँ वो नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है ना, हम थक के जाते हैं तो बेड पे ऐसे गिर जाते हैं, तो दैट स्टेज इज नॉट अ रिलैक्स स्टेज फॉर द डायफ्राम, उसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ जो कर्व्ड स्टेज है दैट इज अ रिलैक्स स्टेज, और ये वाला जो स्टेज है दैट इज अ व्हाट, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज, राइट। कॉन्ट्रैक्टेड होके ही ये ऐसा स्ट्रेस हुआ। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपसे पूछा जाएगा, आप बताइए कि इंस्पिरेशन के टाइम पे कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन के टाइम पे लो होगा, एक्सपायरेशन के टाइम पे हाई होगा। आपसे पूछा जाए कि लंग्स के अंदर जो प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर कैसा होगा, नेगेटिव होता है, और एक्सपायरेशन के टाइम पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा शेप ऑफ डायफ्राम, वो फ्लैट है और डोम शेप्ड है। फ्लैट एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन और डोम शेप्ड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। इज इट क्लियर, इतना क्लियर है सबको। फिर आता है वो तो नॉर्मल आपका रेस्पिरेशन था। उसके अलावा आप क्या करते हो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी करते हो। अब किसी को वो हो गया कि किसी को ऊपर गुस्सा दिखाना है, तो कभी करते बच्चे ऐसे कर लेते। एक मेरी बिल्डिंग में बच्चा था, वो सांस रोक लिया करता था स्कूल ना जाने के लिए। क्या भाई, ये ऐसे मतलब ऐसे खतरनाक बच्चे पैदा हो रहे हैं आज के टाइम में। मतलब उसकी मम्मी बेचारी परेशान रहती थी, स्कूल में जाती थी, उसके साथ बैठती थी बेंच पे कि ये बच्चा सांस रोक लेगा, और पेरेंट्स इतने डरते थे कि हमेशा उसका यही बहाना, रोज सांस रोक के खड़ा है, कुछ भी चाहिए तो। फिर भाई उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग कराई गई कि ऐसे तो तुम्हारा बच्चा तो तुम्हें खा जाएगा एक दिन, सांस रोक के ही तुम तो सब कुछ करते रहोगे। तो ऐसे भी बच्चे हैं आज के टाइम में जो क्या करते हैं, फोर्सफुली अपना सांस, जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन या एक्सपायरेशन आप करना चाह रहे हो, मतलब कैसे आप कर रहे हो रेस्पिरेशन का पार्ट। सो ये कैसे अचीव होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होती हैं और एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। फोर्सफुल एक्सपायरेशन अगर आप कर रहे हो, आप जब एयर रिलीज कर रहे हो, अभी हम देखेंगे इसमें वॉल्यूम और कैपेसिटीज भी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम कितने वॉल्यूम के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको समझ आएगा यहाँ कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है। आपका जो क्वेश्चन था वो शायद यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ इंटरनल मसल्स इन्वॉल्व है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर इन्वॉल्व फॉर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इज इट क्लियर और नॉट। और कौन सा मसल्स इन्वॉल्व है, एब्डोमिनल। आपसे पूछा जाएगा फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए बताइए कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं, तो इंटरनल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, पक्का। चलो आगे चलते हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अब आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। हमने मैकेनिज्म देख लिया। अभी तक हमने जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो मैंने आपसे बोला था कि अच्छा हम जो है पहले एक बार ट्रैक देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े थे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बाद हमने देखा मैकेनिज्म, राइट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, राइट। अब मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, उस पर स्ट्रक्चर हमने लंग्स का देख लिया कि भाई कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे इंस्पिरेशन हो रहा है, कैसे एक्सपायरेशन हो रहा है, राइट। अब हम देख रहे हैं क्या नेक्स्ट पार्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या करता है, रिस्पिरेशन को ड्राइव करता है,
जो पार्शियल प्रेशर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपने देखा, वॉल्यूम चेंज हो रहा था, उससे पार्शियल प्रेशर चेंज हो रहा था, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, एक्सचेंज, राइट। वहां से आपका प्रेशर क्रिएट होगा, उसी से तो आप एक्सचेंज कर पाओगे। सो साइट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एल्वेलाई, दिस इज अ प्राइमरी सेंटर जहां पर आपका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, सबको पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कहाँ होता है, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में होता है। गैसेस का एक्सचेंज दो ही जगह तो हो रहा है। सपोज जैसे आपने देखा होगा, आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपका एक एक्सचेंज तो हो रहा है, डिलीवरी बॉय पहले जाके किसी गोडाउन से कलेक्ट कर रहा है, आपको पहले लंग्स के पास ब्लड पहले जाएगा, लंग्स के पास, एल्वेलाई के पास, वहां से ऑक्सीजन वगैरह कलेक्ट करेगा, और जो भी उसको लेना है, नाउ इट हैज टू डिलीवर टू द ईच एंड एवरी सेल, राइट। तो ब्लड का काम क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जो जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करती हैं, उनके जितने भी बंदे होते हैं, दे आर गोइंग टू कलेक्ट इट फ्रॉम द सम गोडाउन, और कोई भी ऐसा फैक्ट्री होगा वहां से कलेक्ट करेंगे फॉर मैनी पीपल। ऐसा नहीं है कि बस इंडिविजुअली आपके पास आ रहा है, वो सबके पास जाएगा, राइट। तो वो आपका पार्सल उसने लिया, सो फर्स्ट एक्सचेंज इज देयर। तो आपके पास एल्वेलाई में पहले एक्सचेंज हो गया, एल्वेलाई में पहले एक्सचेंज हो गया, एंड द सेकेंड वन इज हैपनिंग बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, राइट। तो दो जगह आपका एक्सचेंज हो रहा है, इज इट क्लियर, ठीक है। उसके बाद आ रहा है पार्शियल प्रेशर के बारे में हम बात करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें इंडिविजुअल गैस जितना प्रेशर अप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर। साइट ऑफ एक्सचेंज हमें क्लियर हो गया, और किसकी वजह से आपका एक्सचेंज हो रहा है, इन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, राइट। चलो, तो अभी जो पार्शियल प्रेशर में जो डिफरेंस है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यस बच्चे, कोई डाउट है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, अनस। अच्छा, अनस, कोई डाउट है? नहीं, पक्का? चलो ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम पढ़ते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने सबसे पहला पॉइंट पिछली स्लाइड में पढ़ा कि दिस इज ड्राइव बाय द डिफरेंस इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर में जब डिफरेंस होता है उसकी वजह से आपका चेंजेस आते हैं। तो ये जो वैल्यूज दे रखी हैं आपको, रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में दे रखी हैं, राइट। आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, ये mmHg में 159 वैल्यू किसमें होती है, एटमॉस्फेरिक एयर में, ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, 0.3। ये पार्शियल प्रेशर दे रखा है mmHg में 159 एंड 0.3। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज 159 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3। तो 0.3 तो आपको आई थिंक थोड़ा सा क्योंकि जो नॉर्मल परसेंटेज भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 3 के होती है, लेकिन वो 0.03 के परसेंटेज में कुछ होगा, बट ये प्रेशर है तो ये दिस इज अ 0.3। आप इसको उससे कंफ्यूज मत करिएगा जो वो पूरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन वैसे दे रखा है। तो हियर वी आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, 0.3, राइट, और ऑक्सीजन का कितना है, 159। दिस इज इन द एटमॉस्फेरिक एयर। सबसे पहला साइट आप देखोगे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसमें हमारा जो एक्सचेंज साइट है वो क्या है, एल्वेलाई है ना। जब एल्वेलाई में देखेंगे तो एल्वेलाई में ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 104। कितना होता है, 104। अगर ये 104 है और एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है, तो आप मुझे बताइए ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा, एटमॉस्फेरिक एयर से कहां जाएगा, जिसके पास ज्यादा होगा उससे कम वाले के साइड जाएगा। मतलब आप एल्वेलाई के पास पहुंचे, एयर जो आई थोड़े से कैविटी के अंदर फिल हुई, वो पहुंची एल्वेलाई के पास, उसने बोला कि भैया तुम्हारे पास तो 159 है, मेरे पास तो 104 है, प्लीज़ यार कुछ दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो एल्वेलाई हैं इनके पास कोई ब्लड आता है, ब्लड कहीं से ट्रांसपोर्ट करके आ रहा है, घूम के आ रहा है, वो इनसे कहता है कि भैया देख लो मेरी हालत क्या है, 40 mmHg मेरे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और तुम्हारे पास 104 है। तो ऑक्सीजन अब दोबारा यहां से कहां जाएगा, एल्वेलाई से कहां चला गया, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो किसके पास आया है, एल्वेलाई के पास आया, राइट। सो आप डिफरेंस समझ रहे हो, 159 से कितना हुआ, 104, 104 से 40। मतलब अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताइए, 40, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40। आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर 159, एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104, 159, 104 देन 40। अब 40 हो गया,
अब ये जो 40 आपने इसके पास जो ऑक्सीजन आ गया, अब इसमें एक वैल्यू आई, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसमें ब्लड का प्रेशर कितना हो गया, आपका पार्शियल प्रेशर देखेंगे कितना हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना होता है 95। आपके पास 104 था एल्वुलाई के अंदर, जब उसने उसको ये 40 वाले को दे दिया तो वो कितना पहुंच गया 95। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब एल्वुलाई के पास वो पहुंचे, और एल्वुलाई के पास पहुंचने के बाद जब इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन हुई कि एल्वुलाई के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और उसने उससे कहा कि भैया मेरे पास बस 40 है पार्शियल प्रेशर, मुझे दे दो थोड़ा सा, तो उसने जब उसको दिया तो उसके पास प्रेशर कितना हो गया 95। ठीक है, पहले कितना था 40, लेने के बाद कितना हो गया 95। अब ये इस ऑक्सीजन के साथ कहाँ जाएगा, टिश्यूज के पास जाएगा। टिश्यूज का मतलब सेल्स के पास जाएगा। जब उन सेल्स के पास गया तो उन सेल्स ने कहा कि भैया देखो मेरे पास तो 40 है, तुम्हारे पास 95 है यार, प्लीज दे दो। तो ऑक्सीजन अगेन कहाँ गया, यहाँ गया, टिश्यूज के पास चला गया। समझ आया? चलो एक बार सिक्वेंशियल मैनर में देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना 159। आपके एल्वेलाई के अंदर कितना प्रेशर 104। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मोदी जी बोलते ना जैसे होगा कि नहीं होगा, हॉस्पिटल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे ना। तो जैसे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, जैसे सारे अच्छे काम हो रहे हैं, वैसे ही ऑक्सीजन भी यहाँ आ रहा है। ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए ना। तो ऑक्सीजन यहाँ आ गया 159 से 104। ठीक है, कहाँ पहुँच गया, एल्वेलाई के पास पहुँच गया। अब एल्वेलाई के पास है 104 पार्शियल प्रेशर। अब इसके पास कौन आता है, गरीब आदमी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो उससे कहता है कि यार देखो मेरे पास जो है ना ऑक्सीजन कितना है 40, मेरे पास बस ऑक्सीजन है 40। और ये 40 वाला आपको पता है, आपको थोड़ा सा रफ आइडिया रखना है कि जब हम स्कूल में पास होते हैं तो मोस्टली बहुत मुश्किल से अगर कोई पास हो रहा है तो टीचर कहते हैं यार 40 दे दो कम से कम गरीब को। वैसे 33 वाला दौर निकल गया, 40 पे भी काम चल जाता है। तो 40 है इसके पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके पास 40 पार्शियल प्रेशर है mmHg। तो ये क्या करता है कि 104 वाले से कहता है कि यार दे दो कुछ, और जब ये इसको देता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है 95। 40 से कितना हो गया 95। अब ये 95 जाके टिश्यूज के पास अपना मस्त वो दिखाता है कि देखो आज मैं आया हूँ फॉर्च्यूनर से, देख लो मेरे पास 95 पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का कुछ चाहिए। तो टिश्यूज कहते हैं यार हम तो हमेशा से गरीब आदमी हैं, दे दो कुछ। तो ये इसको क्या कर देता है, इसको दे देता है 40। टिश्यूज में कितना है 40। एक चीज कॉमन आप देखो कि टिश्यूज में जितना है उतना ही किस में है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो दो चीजों का तो आपका सेम हो गया, किस किस का, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इज सेम 40, राइट। तो टिश्यूज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वेलाई से लेके कितना कर लेते हैं 95, और फाइनली टिश्यूज में जाके 40 वाले को डिलीवर कर देते हैं। ऑक्सीजन डिलीवर हो गया, किसकी वजह से डिलीवर हो रहा है, जस्ट ड्यू टू डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर। क्या कोई एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, कोई ऐसी चीज जहां आपको एटीपी खर्च करनी पड़ रही हो और बहुत ज्यादा पावर लग रही हो आपकी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पार्शियल प्रेशर यू आर डूइंग दिस प्रोसेस, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं दूसरे बंदे की, दैट इज CO2, राइट। अब CO2 का क्या है, CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अब नाउ वी हैव टू लाइक हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है आउटसाइड, राइट। तो एटमॉस्फेयर में CO2 इज 0.3, राइट। आपके एल्वेलाई के अंदर कितना है 40। तो 40 से अब इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा ऑब्वियसली। या पहले इसको यहाँ से ना शुरू करके यहाँ से शुरू करते हैं, टिश्यूज में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वापस लेके जाना है ना CO2 को वहाँ से, तो फिर थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा। तो सबसे पहले टिश्यूज में CO2 बना, सेल ने अपने जितने कारनामे थे वो कर दिए, ग्लूकोज को जला दिया, CO2 प्रोड्यूस कर दिया। अब उस CO2 को हमें क्या करना है, बाहर भेजना है। तो ये टिश्यूज आए, और टिश्यूज ने आपके पास जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो ज़्यादा होता है। मतलब ये एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे आपके पास एक वो डिलीवरी वाले भैया होते हैं जिनके पास वो पार्सल लेके आते हैं और आपको एक कुछ रिटर्न भी करना होता है। आपने मोस्टली, ये तो बहुत कॉमन होता है, हम कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं उसके 2 साइज़ मंगाते हैं कि, या फिर एक मंगा लिया, क्योंकि हमें पता है ऑनलाइन में तो हमसे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर रियल में तुमने किया तो दुकान वाला तुम्हारे 2 चार्ट मार देगा कि भैया तुमने तो यार रोज़ का लगा रखा है, मतलब कुछ भी लेते हो फिर उसके बाद 4 बार चेंज करते हो। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। तो जब आपने कुछ दिया तो आपने कहा भैया ये तो तुमने दे दिया, लेकिन ये एक्सचेंज भी है। ऐसा भी होता है ना, एक बंदा आता है एक्सचेंज करने। तो आप इमेजिन करो कि ये ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जब टिश्यू के पास जा रहा था, वो ये कह रहा था कि मेरे पास 40 ऑक्सीजन है और 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास थी, तो उसने अपनी ऑक्सीजन दे दी। वही ब्लड, कौन सा वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ना टिश्यू पे, डोर स्टेप पे उसने वही किया कि नॉक नॉक,
आई एम हैविंग 95 mmHg ऑफ ऑक्सीजन, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए, मेरे पास तो 40 है बस। तो साथ में उसने ये कहा कि यार हमारे पास एक दूसरा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास ना 45 है, तुम्हारे पास तो अच्छा कम लग रहा है 40 है, तो चलो ये ले लो। तो ये क्या कर देगा, इसको क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, क्योंकि ये डिफरेंस आ रहा है ना 45 से 40। ठीक है, आप इसको ऐसे चलो, यहां से हमने जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, ये जर्नी ऐसे जा रही है कि आपने ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन से आप CO2 पे मूव कर रहे हो। ठीक है, आप टिश्यूज के पास पहुंचे, हमारा अल्टीमेट चीज क्या है, टिश्यू है। टिश्यू के पास हम पहुंचे, हमने टिश्यू को ऑक्सीजन दे दिया, लेकिन टिश्यू ने ये बोला कि वही होता है ना, जैसे दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं, किसी के पास आप जाओगे तो वो बोलेगा कि यार देखो, मतलब वही कि यार हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं और दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है, बुरा कर रही है। ये सब पूरी दुनिया में 99.9999% लोगों को ये लगता है कि वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और पूरी दुनिया उनके साथ गलत कर रही है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। टिश्यूज़ के साथ टिश्यूज़ ने को क्या मिला, ऑक्सीजन, मतलब इस ब्लड को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसने टिश्यूज़ को क्या दिया, ऑक्सीजन, और टिश्यूज़ ने बदले में उसको क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड दिया, उसके पास पहले कितना था, 40। ठीक है, जब इसने इसको दे दिया तो कितना हो गया, क्योंकि अब ये ऑक्सीजन तो डिलीवर कर चुका है। जब इसने ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया तो ये कौन सा ऑक्सीजन कौन सा ब्लड बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगर आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना हो गया, 45, जो टिश्यूज में था। भाई जो टिश्यूज में ऑक्सीजन थी और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो आप देख रहे हो टिश्यूज की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैच कर रही है ना दोनों। जितनी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन टिश्यूज में थी उतना ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन टिश्यूज में थी उतनी ही किसके अंदर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर है। तो ये दो रीडिंग्स तो आपको याद रहनी चाहिए, 40, 45। ठीक है, उसके बाद ये 45 है। अगेन एल्विलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 40, राइट। यहाँ से ये फिर से यहाँ चेंज हो जाएगा कि अच्छा उसके पास कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे दो, और ये एल्विलाई से फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ 0.3 था, यहाँ से इतना बड़ा डिफरेंस है कि ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ये प्रोसेस समझ आया, पक्का? चलो तो अब मैं रैंडमली कुछ वैल्यूज पूछता हूँ, मुझे बता दो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अच्छा बताइए एल्विलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 0.3। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी वैल्यूज मिलती हैं तो यू जस्ट नीड टू रिलेट इट विद द डिफरेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर और इजीली आपका चेंज हो जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन वाला तो हमने देख लिया था। अगर मैं सिक्वेंशियल मैनर में देखूं, सबसे पहले कितना, 159, फिर 104, देन 40 किस में था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर 95, देन 40, राइट। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किन दो जगह पे सेम मिला आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज, राइट। ये याद रखना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और आपके टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा होता है, सेम होता है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो इतना डिफरेंस समझ आ गया। अगेन 159, देन 104, देन 95 किसमें, ऑक्सीजनेटेड वाले में। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड में कितना, 40, और टिश्यूज में कितना, 40। तो अगर आप सिक्वेंशियल उन दोनों को साथ में रख लो, जैसे डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यूज को अगर आप साथ में रख लो तो उनका तो आपको 40 याद रखना है। कितना हुआ, 159, 104, 95 एंड 40। कार्बन डाइऑक्साइड में आप बात करें, टिश्यूज में और डीऑक्सीजनेटेड में दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना, किसमें, 45। उसके बाद आप देखोगे जो ऑक्सीजनेटेड है और एल्विलाई है दोनों में कितना, 40। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड वाले में बहुत ज्यादा आपको एफर्ट नहीं लेने। टिश्यूज और डीऑक्सीजनेटेड में 45, एल्विलाई और ऑक्सीजनेटेड में 40। क्लियर हो गया? चलो, दिस इज अ थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे हो रहा था, राइट। कैसे हो रहा था, ये इंस्पायर्ड एयर है। जब देख रहे हो एल्विलाई के अंदर ये जो घड़ा आप देख रहे हो पापों का नहीं है, मतलब दिस इज अ एल्विलाई। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये सर के पापों का घड़ा है तो नहीं है ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्विलाई, राइट। सो एल्विलाई में क्या है, एल्विलर एयर में बताइए क्या था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था, 40, राइट। तो ये एल्विलाई है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी आपकी आ रही है। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 45 का आपका, अगर आप देखोगे तो यहां से क्या हो रहा है, अब अगर इसमें डिफरेंस है उसके पास कितना कितना, आप अगर आप डिफरेंस देखो यहां से क्या आएगा, यहां से चेंज आ जाएगा ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपके पास 40 है ना, 40 है, 40 से आपके पास क्या हो गया, आपके पास 104 से आपके पास ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास आ गया ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज में सेम था, और कितना था 40। अब अगर इसके पास ये आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहां से ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होने के बाद ये कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ इट विल बी गोइंग टू द हार्ट और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कितना हो गया, 40 से कितना हो गया 95। अब ये 95 लेके कहां जा रहा है, ये सेल्स हैं हमारी, तो ये वही सेल्स हैं जो इन्होंने धोखा दिया है कि हमने दिया था इनको ऑक्सीजन और इन्होंने हमें रिटर्न में क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, यहां बताओ कितना था कार्बन डाइऑक्साइड 45। 45 से कितने की साइड जाएगा, 40 के साइड जाएगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसमें कितना था 40, तो 45 से 40 आ गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 45 हो गया। अब यहाँ से आके अगेन इट विल बी गोइंग टू द हार्ट, और हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा। तो वी डिस्कस दिस, राइट। चलो आगे आ जाते हैं। तो इसमें दे रखा है कि ये हमने ट्रांसपोर्ट देख लिया। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो आपका एक्सचेंज है गैसेस का, उसके कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एल्विलाई में जो आपका एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस का, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका जो गैसेस का आप देख रहे हो कितना कितना हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। सेकंड, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन आपका, भाई आपको एक्सचेंज करना है तो आप ये तो बोलोगे नहीं कि एल्विलाई में मैं सीमेंटेड लेयर लगा देता हूँ, तो भाई आप कैसे रिस्पिरेशन करोगे। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना एक्सचेंज कैसा होगा, कम होगा। अगर सपोज कोई ऐसा कोई म्यूटेशन हो जाए कि जिससे इस टाइप के, पता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो बना देते हैं। अगर उन्होंने बोला जैसे एक क्वेश्चन, जैसे भाई मैं ओमेप्राजोल बोला बता रहा था, इनको आपको प्रैक्टिकली सोचना है, और हो सकता है जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो यू विल बी सीइंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक केस था, उस केस में मतलब हर डॉक्टर ने देख के उस पेशेंट को वापस कर दिया। एक छोटा बच्चा था और उसमें मेनली बस डॉक्टर ने, एक जूनियर डॉक्टर था, ही जस्ट स्टडीड द रूटीन कि वो उनका क्या वर्क स्टाइल है, क्या काम करते हैं। तो ही वॉज वर्किंग इन अ लेड, जो लेड की बैटरीज होते हैं वो बनाते हैं। तो उनका बच्चा नीचे जाता था और लेड का कभी कुछ खा लिया, या उसका मोस्टली उनका एक्सपोजर लेड से ज़्यादा था, तो मोस्टली वो डिजीज तरीके से डायग्नोज हुई, ठीक है। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें अगर आप रिलेट कर पाओगे या लॉजिकली उसके बारे में सोचोगे, तो यू विल बी अ गुड डॉक्टर, नॉट अ जस्ट टिपिकल आपने जो पढ़ लिया और बस बुकिश चीज़ों पे ही करोगे। मोस्टली यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द न्यू काइंड ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि ऑलरेडी जो कुछ है वो सब देख लिया लोगों ने। नाउ वी नीड डॉक्टर्स जो नए चैलेंजेस को फेस कर पाएँ। जैसे आपने देखा अभी पेंडेमिक आया, उसमें हमें कितनी रिक्वायरमेंट थी, हमें कितना टाइम लगा अपना वैक्सीन बनाने के लिए, राइट। तो उसको भी रिड्यूस करना है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों से ही उम्मीद है, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस अगर आप देखें, CO2 इज 20-25% मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। आपकी जो CO2 होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन डिपेंड करता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ब्लड में अगर एक्सचेंज, अगर सॉल्युबिलिटी कम होगी गैसेस की तो उससे प्रॉब्लम होगी। जैसे आपने देखा होगा जो उसके लिए जाते हैं, सी डाइविंग के लिए जाते हैं, आपने एक डिजीज़ भी देखा होगा उनके अंदर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर चेंज होता है, इसीलिए उनको सूट पहनाया जाता है। डाइवर्स जो होते हैं, डीप सी डाइवर्स होते हैं, तो उनको सूट इसीलिए पहनाया जाता है क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो उसमें क्या होगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो आपके ऑक्सीजन के बबल्स जो सॉल्युबिलिटी अगर कम हो गई तो वो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी तो एयर रिलीज होने लगेगी ना, तो उससे बबल्स बनने लगेंगे आपके ब्लड के अंदर, तो वो डिजीज होने लगती है, प्रॉब्लम हो जाती है उससे, राइट। तो वो सी डाइवर्स जो होते हैं उनमें काफ़ी कॉमन देखा जाता है। तो ये सॉल्युबिलिटी का फैक्टर एक वहाँ इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है एनी फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिफ्यूजन रेट। कोई भी ऐसा फैक्टर जो क्रॉस द मेम्ब्रेन डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है वो आपका रिस्पिरेशन रेट को अफेक्ट करेगा या एक्सचेंज को अफेक्ट करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या क्या अफेक्ट कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड आपका क्या कर रहा है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थर्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, एंड फोर्थ वन इज एनी फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिफ्यूजन रेट, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जो किसको अफेक्ट कर रही हैं, एक्सचेंज को अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो दिस इज द थिंग, आप देख सकते हो इसमें जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है आपके पास, ये एल्वेलाई है, इस पे कौन सा एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम है। स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू वन सेल थिक, सो वन सेल थिक स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया आपके पास, और उससे आपके पास क्या हो रहा है, इसके बीच में दिस इज द ब्लड वेसल्स यू आर हैविंग,
ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ आपका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है बीच में, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है या बेसमेंट सब्सटेंस है। एंडोथीलियम है ब्लड कैपिलरी, आपको पता है वो भी 1 सेल थिक है, राइट। तो आपके पास 1 सेल थिक ये एल्वेलाई वाला पोर्शन हो गया, एंड देन यू आर हैविंग अ ब्लड मेम्ब्रेन जो दैट इज आल्सो 1 सेल थिक, राइट। तो आप इसके थ्रू एक्सचेंज इजीली कर सकते हो ना। सो दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग कि थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज और बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस है दैट इज आल्सो प्लेइंग एनी रोल। अगर यहाँ कोई सब्सटेंस आपने कोई फालतू वाला रख दिया जिससे एक्सचेंज अफेक्ट हो तो आपका रेट एक्सचेंज का कम हो जाएगा, राइट। तो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम है एल्वेलाई के पास, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज एंड द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू। सो दीज आर द 3 लेयर्स बिटवीन द एक्सचेंज साइट, ठीक है, इज इट क्लियर। उसके बाद वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन कि रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, आपका जो रिस्पिरेशन कैपेसिटीज हैं वो कितनी है, वॉल्यूम्स आपके कैसे हैं, इस पे बहुत कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, पहले बहुत आता था, अभी आएगा तो दे विल बी गिविंग यू एज अ फैक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बोला ऐसे ही आने वाले हैं, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कभी भी, दे विल बी गिविंग यू द स्टेटमेंट और फिर आपको खुद से निकालना है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो होता है स्पायरोमीटर, जैसे आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो मेजर करने के लिए, वैसे रिस्पिरेशन के केस में वी आर यूजिंग द स्पायरोमीटर, जिससे आप क्या कर सकते हो, रिस्पिरेशन रेट पता कर सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शंस, आपका क्लिनिकल असेसमेंट होता है, अगर आप किसी पल्मोनरी के डॉक्टर के पास जाओगे तो दे विल बी चेकिंग फॉर दिस, आपको स्पायरोमीटर के थ्रू, आपकी एक्टिविटीज़ के थ्रू दे विल बी चेकिंग कि आपके लंग्स कैसे काम कर रहे हैं। और जो सेकंड चीज है कि इसके थ्रू आप क्या नहीं मेजर कर सकते, दिस इज इंपॉर्टेंट, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो है जो हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, तो आप स्पायरोमीटर से उसके वॉल्यूम को चेंज को मेजर नहीं कर सकते, राइट, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जब स्पायरोमीटर यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज नहीं कर सकते, रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो दीज आर द वॉल्यूम, एक टेबल के फॉर्म में, इसको जल्दी से क्विकली लिखेंगे भी, ऐसा नहीं कि बस सुनेंगे, लिखेंगे भी, जिससे आपको थोड़ा सा वैल्यू याद रहे। लेकिन पहले एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने पानी में देखा होगा वेव्स उठती हैं हल्की हल्की, ठीक है, जल तरंग बन रही है कहीं, राइट, हल्के हल्के से ऐसे, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू आर नॉर्मली टेकिंग इन, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, राइट। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड पर ब्रेथ। पर ब्रेथ में आप कितना एयर इनहेल कर रहे हो, कितना एक्सहेल कर रहे हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, जैसे आपने देखा होगा कहीं भी वाटर, अगर आप थोड़ा सा पत्थर डालो तो उसमें जो वेव्स क्रिएट होती हैं, एक सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स क्रिएट होती रहती हैं, तो दैट सेम एम्पलीट्यूड इज अ टाइडल वॉल्यूम। और इसका अमाउंट कितना होता है, टीवी इज 500 ml। कितना होता है, 500 ml, मतलब नॉर्मली जो अभी हम रिस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, कितना अमाउंट रिलीज कर रहे हैं, 500 ml कर रहे हैं। उसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम है, IRV, दिस इज IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये है कि आपने सांस ली और उसके बाद फिर लंबी सांस ली, ठीक है, मतलब छोड़ने के बाद नहीं, आपने ऑलरेडी सांस ले रखी है, जो नॉर्मल आप रिस्पिरेशन कर रहे थे, फिर उसके बाद आपने एक और सांस ली लंबी सी, ठीक है। जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी में दिखाया जाता है कि कभी भी वो किसी अपने दुश्मन से लड़ने जाता है तो मोस्टली उसको पानी में जरूर कूदना होता है, उससे पहले वो एक लंबी सांस लेता है, नॉर्मल सांस लेने के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। एंड द अमाउंट इज 2500 to 300 क्या लीटर ml। सो दिस इज 2.5 लीटर टू 3 लीटर, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर जिसको नॉर्मल सांस लेने के बाद आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने सांस लिया, दिस वन, राइट, दिस इज अ IRV। तो IRV क्या होता है कि आप जब नॉर्मल सांस लेने के बाद जो भी वॉल्यूम आप इनहेल करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और कितना अमाउंट ले सकते हो, 500 आपके पास पहले से है, ठीक है, और 2500 से 300 आपने और ले लिया। आप इस बात को समझ पा रहे हो, मतलब दिस इज द वन कि हमारे पास ये वेव्स क्रिएट हो रही थी ऐसे ऐसे, और आप यहां पहुंचे और आपने फिर से ऐसे कर दिया। अगर आप स्पायरोमीटर से एक कर्व बनाओगे तो ऐसा मिलेगा, मतलब दीज आर द वेव्स ऑफ 500 ml, 500 ml, 500 ml आप ले रहे थे, फिर रिलीज कर रहे थे, ले रहे थे, रिलीज कर रहे थे, राइट। तो वो हो गया आपके पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
राइट कितना अमाउंट 2500 से 3000। ये कब है? जब आपने ऑलरेडी 500 ले रखा है, मतलब आपके पास ऑलरेडी 500 रुपए हैं और आपने 2500 और 3000 पापा से झूठ बोल के और ले लिए। मम्मी तो कम ही देती है हमेशा, उनको पता होता है कि ये क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे वहां क्या था, दिस इज अ फोर्सफुल इनहेलेशन। आपने एक नॉर्मल सांस ली, उसके बाद आपने फोर्सफुल इनहेलेशन किया, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरीके से इसका ऑपोजिट जाते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपने सांस छोड़ा, उसके बाद आपने और सांस छोड़ा, राइट मैक्सिमम फोर्सफुली आप कितनी सांस छोड़ सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब इतना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज़्यादा मत कर देना कि मतलब परलोक से धर जाए, ठीक है। मतलब कुछ लोग ज़्यादा ही सांस छोड़ दी कि नहीं यार, पता चला रेजिडुअल वॉल्यूम भी बाहर छोड़ के आ गए। ऐसा नहीं करना है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वन जिसको हम मैक्सिमम छोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान जी को पता था ऐसे बच्चे तो हैं ही जो सांस लोग रोक पा रहे हैं, तो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना रेजिडुअल वॉल्यूम भी बाहर छोड़ दें। लंग्स कोलैप्स कर गए, पता चला एल्विलाई आपस में चिपक गई उनकी वॉल, राइट। तो उनको पता था, उनको पता ये बहुत लापरवाह स्पीशीज बना दी है मैंने, तो इनको मुझे थोड़ा सा रेजिडुअल वॉल्यूम देना ही पड़ेगा। मतलब इनको कम से कम इतनी एयर तो देनी पड़ेगी कि इनका पाइप मेंटेन रहे, क्योंकि आपने एल्विलाई इज अ काइंड ऑफ बलून, अगर आपने उसमें से एयर निकाल दिया तो वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो हमें क्या करना है, रेजिडुअल वॉल्यूम को तो बना के रखना है। तो हमारे पास क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, दैट इज 500। फिर उसके बाद एडिशनल एयर अगर हम ले रहे हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, 500 ml छोड़ दिया, लेकिन किसी दोस्त ने कहा तू आज मुझे बता कितनी सांस छोड़ सकता है बाहर। तो तुमने कहा आज तो मैं छोड़ के दिखाऊंगा, आज तो 2000 छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी लिमिट कितनी है, 1000 to 1000। 1000 to 1000 ही आप एक्सेल कर सकते हो। किसके बाद, अगर ये मैंने आपको बोला था कि अगर ये वेव एक क्रिएट हो रही है, दिस इज अ वेव, तो आप यहां आए और उसके बाद आप नीचे चले गए। सो अगर आप इसको ऐसे देखोगे कि ये आपके कितने हैं, 500 ml के हैं, तो आपके पास ये कितना हो गया, 1000 to 1100, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वन जो आपके लंग्स में नॉर्मली रह जाता है आफ्टर व्हाट, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो उसको क्या बोलेंगे, एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको मेनली आपको उतना वॉल्यूम तो मेंटेन करके ही रखना है, वो तो वॉल्यूम रहेगा हमेशा, राइट। तो हमने ये क्या वॉल्यूम्स हमें समझ आ गए। टाइडल वॉल्यूम कितना अमाउंट, 500। IRV का अमाउंट 2500 to 3000। ERV का 1000 to 1100। इसमें कंफ्यूजन होगा, इसमें कंफ्यूजन किसके साथ होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ। तो आपको याद रखना है 1000, 1100, 1100 के बाद क्या, 1200, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन इन दोनों में हो जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम में, दोनों में रेजिडुअल वॉल्यूम में, दोनों की वैल्यूज कहीं सेम तो नहीं है। तो एक है 1000 to 1100, दूसरी है 1100 to 1200, जस्ट 100 आपको ऐड करना है, ठीक है। सो दिस इज द होल वॉल्यूम, इज इट क्लियर। क्या आपने हमारे वॉल्यूम्स हो गए। तो आई विल बी जस्ट टेकिंग 2 or 3 minutes और मोर, एंड देन कैपेसिटीज और कर लेते हैं, देन विल बी स्टार्टिंग जो फर्दर पार्ट है ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए ये वॉल्यूम समझ आ गया सबको। अगेन आप मुझे बताइए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। नहीं वैल्यू नहीं, होता क्या है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन लिया, उसके बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन ले लिया, ठीक है। आप नॉर्मली मोटिवेटेड थे नीट के लिए, फिर आके मामा जी ने या मामा जी के बेटे का क्वालिफाई हुआ था, उन्होंने आके आपके मम्मी को चढ़ा दिया या तो वो फोर्सफुल है, ठीक है। और उसके बाद मम्मी तो तुम लोग की वाट लगाएंगी, और पड़ोसी में से किसी का हो गया, उनका बेटा आया है दीपावली पे, वो तुम्हारा फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहा है। तो दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एडिशनल वन है। एक्सपायरेशन क्या होता है, मतलब मान लो कि आप जैसे डीमोटिवेटेड गए घर पे, फिर मामा जी का बेटा आ गया जिसने एम्स में कर रहा है वो MBBS, तो आप ऑलरेडी पहले डीमोटिवेटेड हो 500 ml, और उसने 1100 और कर दिया तुम्हारा, ठीक है, कि नहीं यार अब तो लगता है BSc ही करना पड़ेगा। तो इतना नहीं होना, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमेशा कहाँ रहना है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे रहना है, दैट इज 2500 to 3000, राइट। वापस आते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वन 1100 to 1200 जो लंग्स में रहता है आफ्टर व्हाट, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ, दिस इज अ फोर्सफुल एक्सलेशन, दिस इज अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फिर फोर्सफुल इनहेलेशन। इन टर्म्स के साथ वो स्टेटमेंट देंगे और सही गलत पूछेंगे आपसे, ठीक है।
फिर हम कैपेसिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे हर किसी की कैपेसिटी होती है, वो कहता है कि यार तुम क्या खाते हो, कहते हैं मैं 2 रोटी खा लेता हूँ, दूसरा कहता है मैं 4 खाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की। आपको ना बहुत वैसे रटना नहीं है, समझना है। एक बार इसको समझ लोगे तो लंबे टाइम तक जाएगा आपके साथ, रिकॉल कर पाओगे। अगर रटोगे तो हो सकता है भूल जाओ। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हुई, आपने सांस ली, आपसे बोला गया कि भाई तुम कितनी कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, नॉर्मली कितने समोसे खा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो आपने सपोज 500 बोला था, तो टाइडल वॉल्यूम इज द नॉर्मल वन, लेकिन आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है, कितना वॉल्यूम आप अपने लंग्स में ले सकते हो। नॉर्मली आपने लिया 500, IRV कितना है 2500 से 3000 ml, टोटल कितना हो गया 3000 टू 3500 ml। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन टेक आफ्टर व्हाट, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अगर आप इसकी डेफिनेशन दोगे तो क्या आ रहा है इसमें, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो कहां से शुरू होगा, लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट, कि अगर हम इसको ऐसे करें, तो ये आपका क्या चल रहा है, यहां से थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। ये हमारा क्या है, दिस इज अ टीवी टाइडल वॉल्यूम, राइट। यहां से यहां तक का हमारा क्या है बताइए, दिस इज IRV, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए टोटल आप कितना एयर अंदर ले सकते हो, तो आपने यहां तक तो लिया 500, और यहां से यहां तक कितना लिया 2500 टू 3000, तो टोटल ये कितनी कैपेसिटी है। तो आप क्या बोलोगे, अगर मुझे इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो यू विल बी टेलिंग दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी आर ब्रीद इन आफ्टर अ नॉर्मल व्हाट, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन यहां एंड हुआ है ना, इज इट सो और नॉट। आप मुझे बताइए इंस्पिरेशनल कैपेसिटी में हम बोलेंगे आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी आर टेकिंग इनसाइड दैट इज कॉल्ड एज द इंस्पिरेशनल कैपेसिटी, राइट। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में आपके पास कितना आप वाइटली कितना इन्वॉल्व हो, वाइटली मतलब आपके लंग्स की क्या रेंज है। तो इसमें आपको दे रखा है टीवी, IRV और ERV। सी आपके पास है, ये हो गया टीवी, ये IRV की रेंज होगी, और ये मैक्सिमम आप कितना एक्सपायर कर पा रहे थे ERV। अगर आपने नॉर्मल रिस्पिरेशन अगर आपने किया उसके बाद आप कितना फोर्सफुल कितना रिलीज कर सकते हो 1100 टू 1200, राइट। सो अगर इन सबको देखें तो दिस इज आवर फंक्शनल कैपेसिटी ना, यहां से यहां तक। इससे नीचे तो आपके पास कितना होता है, दिस इज अ कितना 1100 टू 1200 ml, ये आपका क्या है रेजिडुअल वॉल्यूम है यहाँ, ठीक है। अब मुझे बताइए ये समझ आया फंक्शनल कैपेसिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब हो गया आपके पास ERV प्लस RV। ERV और RV क्या है, तो आपके पास ERV और RV मतलब दिस मच अमाउंट एंड प्लस दिस वन, सो दिस इज अ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आई नो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, तो अभी वी आर स्टॉपिंग हियर। द रीजन इज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई डोंट वांट टू फिनिश इट इन अ हरी, तो हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे टुमारो, राइट। सो फॉर नाउ वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, यू आर वंडरफुल थ्रू आउट द सेशन। थैंक यू एवरीवन। बस यार 2 मिनट दे दो यार जल्दी से।